आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि युद्ध को वे दिव्य कहते हैं जिन्होंने युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं, जिन्होंने देखे हैं युद्ध, महसूस किया है इसके ताप को, उनके लिए कुछ भी कहना न्याय संगत नहीं। सुंदरचंद ठाकुर एक कवि हैं, उन्होंने लिखा कि युद्ध पर नया क्या लिखा जाए, इसमें मरते हैं नौजवान, एक हारता है दूसरा जीतता है, कभी कभी कोई नहीं हारता, कभी कभी कोई नहीं जीतता, दोनों कपड़े झाड़ते खाली हाथ लौट जाते हैं, क्या लिखा जाए युद्ध पर। जब हमें लगा कि उस पर सब कुछ लिखा जा चुका है और उसके न होने के समझ आ चुके थे जब कितने ही कारण, तभी हुआ एक और युद्ध, पिछले युद्धों से ज्यादा बचकाना। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, साहिर ने भी कहा। पर दुनिया में कहीं भी युद्ध की जगह बनती हुई दिखती है तो बाबा फिर से साहित्य की शरण में जाने का मन होता है कि उधर जितने बम गिरें इधर उतनी किताबें खुलें। 3 तालियों को प्रणाम शुरू कर रहे हैं आज तक रेडियो के वीकली पॉडकास्ट 3 ताल का 72वां एपिसोड, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। तो आज मैं इस पे तो अपन विस्तार से बात करेंगे, लेकिन एक चीज है ताऊ कि बाबा के बारे में जानने को इतना कुछ है ना, हर रोज एक नया पृष्ठ उद्घाटित होता है। जैसे मैं उन्हें अरसे से जानता हूँ, मुझे बहुत समय बाद मालूम हुआ कि बाबा इतना सुंदर गाते हैं। हाँ, ये मुझे पहले नहीं मालूम था। और उसके भी बहुत समय बाद मालूम हुआ कि बाबा के पास एक ग्रे रंग का काली धारियों वाला चेक वाला एक सुंदर फेरन है। और फिर ये मालूम हुआ कि बाबा डॉक्टर बनना चाहते थे और गांव में उन्होंने दवाइयां भी एक समय दी हैं। अपने भी ड्रार में छुपा छुपा के रखते हैं दवाइयां ये। आज ये मालूम हुआ है कि बाबा की दराज में दफ्तर में एक बहुत गमकौआ, हाथों को नरम कर देने वाला मॉइस्चराइजर है। आज मैंने उसका इस्तेमाल किया, इसलिए तो ये एक नया पृष्ठ आज बाबा और का। वो हुआ इसी दौरान जब नवंबर में हम लोग वापस दफ्तर आने लगे और सैनिटाइजर ने हाथों की ऐसी तैसी कर दी, मार फुसक्का मार मार के उसमें। और अल्कोहल क्या करता है कि सब जो तैलीयता है खत्म, उसको सोख खत्म लेता कर है, देता है, काट देता है। लीवर से पूछिए क्या होता होगा। हाँ, तो लीवर तो उतने को लगता होगा कि टंच हो गए हम, जितना फैट था वो निकल गया। लेकिन इसीलिए वो रखना पड़ा और इस्तेमाल नहीं हुआ है, लाके रखा गया, याद भी नहीं रहता है। अब आप देखिए कि हमारे हाथ कितने झुराटे हो रखे हैं। मैं याद रखूंगा। तो युद्ध की आशंकाओं पर और रूस और यूक्रेन के बीच जो भी चल रहा है उस पर तो अपन को आज विस्तार से बात करनी, तो अभी मैं नहीं चाहता कि उस पर अपन करें क्योंकि वो विषय रख लिया है आगे के लिए। पर उससे पहले मैं शुरू में थोड़ा ना ये फरवरी की लंबाई जो है, जो थोड़ी कम है अन्य महीनों के मुकाबले, हाँ, फरवरी का जो अंजाम है, इस महीने में खर्च कम करना पड़ता है, पैसा जल्दी आ जाता है। हाँ। ये एक फायदा है, मतलब उसका एकमात्र फायदा मुझे यही दिखता है कि 3 दिन का खर्चा बचा और 3 दिन एडवांस जो है तनख्वाह आ गई। लेकिन उसमें ये कंफ्यूजन होता है कई बार कि आपको याद नहीं रहता कि ये 28 में, तो जैसे हाँ तुम्हारा पैसा देना है हमको उधार, अरे आज जो 27 है, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 दिन बाद आके ले लेना। मतलब 3 तारीख 3 दिन बाद आ गई। हाँ। बहुत खेल है उसमें खेल है। और क्या है ना कि एक महीनों का एक स्टैंडर्ड वॉल्यूम है, 30 दिन 31 दिन। आप 11 महीने 30 और 31 दिनों के देखते हैं। जैसे पैंट थोड़ी भी छोटी हो जाए तो काफी छोटी लगती है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड है उसमें आम। हाँ, लेकिन हमको फरवरी पसंद है, इसलिए नहीं कि हम पैदा हुए, इसलिए पसंद है कि 28 है, एकदम कट टू कट, 4 हफ्ते 28 दिन। और मुझे लगता है कि बाकी महीनों को भी ऐसा ही कर देना चाहिए। उससे क्या होगा ना, व्यक्ति अपने पूरे जीवन के लिए जान जाएगा कि सोमवार किस किस तारीख को पढ़ना है, इतवार किस किस तारीख को पढ़ना है, किस किस दिन मेरी छुट्टी है, किस किस दिन मुझे दफ्तर जाना है। आज पता नहीं कि इस 1 जनवरी को क्या दिन रहेगा और अगली 1 जनवरी को क्या दिन रहेगा। गड्ड मड्ड है मामला पूरा एकदम। और कौनो पंचांग ये सरिया नहीं पाया है। जबकि कलयुग का सत्य जो है ना वो 7 वार है, क्योंकि उन 7 वारों में से
एक बार या 2 बार आपके अवकाश के होते हैं। पहले साप्ताहिक अवकाश की अवधारणा नहीं थी, पहले ऐसी कोई संकट नहीं थी, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आप काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मुझे एक बार को लगा था कि ताऊ आएंगे जो बोले कि कलयुग का सत्य 7 वार हैं, 2 हो चुके हैं, 5 बाकी हैं। 5 बाकी। देखो आज वार की बात मत करो। हाँ, वो इमरान खान बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ। देखा मैंने उनका वीडियो, रूस मॉस्को पहुंचते ही वो उसी तरह से जैसे दक्षिण भारतीय बीमारियों पे मैंने कई बार दृष्टांत दिए हैं। आज आप देखिए कि लोग एकदम गर्दन तोड़ के यूक्रेन पल रहे हैं भारत में, और उसकी वजह क्या है? ये पूरे दक्षिण एशिया की समस्या है ना। मोहल्ले में 2 लोगों की लड़ाई शुरू हो जाए तो आप आसपास के सब घरों से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बालकनी, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लटके हुए मुंड देखेंगे, नर मुंड, है ना। ये देख 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 देख, अरे अरे चाची धक्का दे दी, देख देख देख, है ना। फोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। मार दी, अरे डंडा मार दी। ये जो लाइव कमेंट्री है ना, और देख के कुछ नहीं, केवल हाथ बांधे हुए हैं। भैया पढ़ना नहीं है अपने को, इसमें लफड़े में घुसना नहीं है। ये नजारा जो है हमें बागपत के चचा के का जो झगड़ा हुआ था, हाँ, उसके ठीक एनिवर्सरी पे हुआ है ये। पूरे 1 साल हुए हैं चचा बागपत को, चचा बागपत को। उनसे किसी ने सीखा नहीं। उस समय ये था ना कि उतने छोटे बैटल्स हों जो सीमित नुकसान पहुंचाएं, ये बंदूक और मिसाइल वाले नहीं। अब इमरान खान की जो बात हो रही थी ना, तो इमरान खान भी हैं तो हमरे क्रोमोसोम जीन वाले, तो कह रहे उनको भी बहुत मजा, बहुत एक्साइटेड है ना, कि क्या दिन है कि मैं रूस में हूँ। बढ़िया पोपट बनाया उसका वैसे। बहुत बढ़िया पोपट बनाया, एकदम जानबूझ के उसको उसी दिन बुला के अगले दिन करना है प्लान रह के, और उसको वहां बुला के घुमा रहा है सब कुछ। पूरी दुनिया देख रही है कि इमरान उसके साथ घूम रहा है, ऐसा ही भिखारी था, अब आगे और भी दिक्कत होगी। वो सही में उसको इम द डिम सही बोलते हैं, बहुत डिम। अमेरिका को मैसेज दे दिया कि तुम जिसको अपना कुकुर समझते थे, आजकल उसको पट्टा में डाले हो। बहुत खतरनाक है ये। और वो बयावा में इधर घर में बाहर आई हुई है, तालिबान अटैक कर दी से सीमा पे। चूंकि आज तो ये जिक्र आता ही रहेगा, तो मैं एजेंडा पे ही आ जाता हूँ ताकि उसको भरपूर समय मिले। तो रूस यूक्रेन विवाद की ऑफ कोर्स आज बात होगी, युद्धों पर बात होगी, राजधानी में। एक चीज वैसे मैं बता दूं सबको कि पिछली बार जिस चॉकलेट की बात हो रही थी, ताऊ उसको ले आए हैं, और आज उसी के अन्नप्राशन से समंदर में हम लोगों ने, है ना, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य। तो वो जो सी सॉल्ट वाली नमकीन चॉकलेट का जिक्र बाबा ने उसे चबला लिया है। हाँ, पहले तो हम उसको चाप गए जातीय समस्याओं के कारण, तो फिर जातिगत कारणों से ऊपर उठे हो, ये वक्त स्वाद भी लेना है। हमारे एक्सपीरियंस से कोई सीखता नहीं है, जैसे हम आपके एक्सपीरियंस से नहीं सीखते। कोई मतलब पूरी दुनिया किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखती ही अपनी नहीं। ठोकर से ही सीखना है। ठोकर खाए तो ठक्कर बने। तो एजेंडा ये है आज का कि मिलिट्री इन्वेजन रूस ने शुरू कर दिया है यूक्रेन में, और पुतिन ये कह रहे हैं कि किसी ने जो है इसमें अगर रोकने की कोशिश की, किसी ने रूस के इस काम में अड़ंगा लगाया, तो इंस्टेंट एक्शन लिया जाएगा। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो यूक्रेन के सैनिकों से अपील कर रहे हैं कि वो हथियार डाल करके घर चले जाएं। ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि कुछ सैनिक जा भी रहे हैं। यूक्रेन का क्लेम ये है कि हमने 50 घुसपैठी उनको मार दिया है, 6-7 हमने एयरक्राफ्ट रूस के गिरा दिए हैं, और कुछ हमारी तरफ भी कैजुअलिटी हुई है। ये अपने यहाँ से, जहाँ से हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ 4,500-5,000 किलोमीटर दूर ये सब हो रहा है, और 3.5 घंटे पीछे। हाँ, आज का दृश्य, वैसे आज दिन बिफे का है और हम लोग 3 ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं, शनिवार को प्रसारित होगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सुबह 5 बजे यूक्रेन के आसमान में सूर्य नहीं उगा, मिसाइलों का प्रकाश हुआ। अल सुबह 5-5:15 बजे का समय था, जिस वक्त पहले पुतिन साहब का एक ये आया कि हम सैन्य कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, और उधर उन्होंने कहा और इधर आतिशबाजी शुरू हुई। तो मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा था कि एक भय से सोए देश में, शहर में, नागरिकों के बीच में जो सवेरे रोशनी की पहली किरण उनकी आंखों से टकरा रही है, वो सूर्य की नहीं है, धमाकों की है। अंधेरा हुआ है पूरब से। वाह। तो ये है, ये युद्ध पर और युद्ध के बियॉन्ड भी अपन थोड़ी बात करेंगे। बिजार खबरों में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए सिर सुजाने वाले नवयुवक अभ्यर्थियों की, या बालों में क्लिप लगाने वाली और विग लगाने सुजान सिंह आएंगे जी। हाँ। और उसके बाद 3 तालियों की चिट्ठियां हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। तो आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। और महीने भर से और ख़ासतौर से इधर एक हफ्ते से रूस और यूक्रेन इंटरनेशनल खबरों की धुरी बने हुए हैं। और अभी बाबा व्लादिमीर पुतिन की तरफ आंखें हैं कि वहाँ जो होगा ना, जो होने वाला है, उसकी शायद सबसे साफ तस्वीर अगर किसी एक व्यक्ति के जहन में है तो वो रूसी प्रेसिडेंट के मन मस्तिष्क में है। एक वो कॉलमिस्ट हैं, उनका वो लेख बड़ा चर्चित हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में, थॉमस एल फ्रीडमैन। उनका लेख अभी हिंदी में तमाम जगह अनुवाद होकर के लगा भी इस मसले पर। तो उन्होंने ना 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट इसमें दिए हैं, वो इस बातचीत में अपन लेके आऊँगा। शुरुआत में उन्होंने ये कहा है कि इस मसले को का टकराव आपको देखना हो तो उसे समझने की सबसे सही जगह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिमाग के भीतर आप बैठ जाइए और वहाँ से आप स्टडी अपनी शुरू कीजिए। कितने समय तक ये लगता रहा ना कि अमेरिका ओवर प्ले कर रहा है युद्ध की आशंका को, अपन को भी लग रहा, मतलब मुझे लग रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, यूक्रेन में बैठे लोगों से बात कर रहे थे, तो ये था कि नॉर्मल सी है, बाजार, मॉल्स, सड़कें चल रही हैं और थोड़ा बहुत है। हाँ, बहुत सारे विश्लेषकों ने कहा कि पश्चिम जो है रूस पे दबाव बनाने के लिए नेगोशिएशन टैक्टिक्स थी वो, उस तरह से बताया गया प्रचार कर रहा है। और हम लोग आज जो है ना 5 साल पहले लिखे थे कि मैकडोनल्ड्स जब दोनों कंट्री में होता है तो उनके बीच में युद्ध नहीं होता। उन्होंने बड़े गर्व के साथ लिखा था, लोगों ने इस बात को बहुत सराहा भी था। देखो क्या मतलब दिमाग लगाते हैं ये। उन्होंने कहा जब मैकडोनल्ड्स आ जाता है तो इसका मतलब कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश हो गया, तो कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएंगे पॉलिटिकल जियो इंटरेस्ट पे। क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मैकडोनल्ड्स यूक्रेन ने विज्ञापन डाल, मतलब फेसबुक पे पोस्ट किया कि भैया हमारे सारे आउटलेट बंद हो रहे हैं। हाँ, और तो फ्रीडमैन साहब आ रहे हैं मैकडोनल्ड के, फ्रीडमैन साहब गलत साबित हो गए। दो कंट्रीज जहां पे मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स हों, उनके बीच में वॉर हो सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते बर्गर के अलावा। हाँ, लेकिन क्या पहले वॉर के पहले ऐसा लग रहा था आपको वॉर हो जाएगा? क्योंकि भारत में जितना पढ़ा देखा सुना, इस तरह का सेंटिमेंट था कि वॉर नहीं होगा, वो वैसी सिचुएशन है, पुतिन अक्सर ऐसा करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं और वॉर नहीं होगा, वो नौबत नहीं आएगी। हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। 2014 में या 13 या 14 में MH17 करके मलेशिया का एक एयरलाइनर, इनोसेंट पैसेंजर्स मारे गए थे, तब भी वॉर हो रहा था। उसी साल उन्होंने क्रीमिया ले लिया ऐसे ही करके कि नहीं तुम्हारा नहीं है हमारा है, ये कह के घुस गए। पूरी दुनिया ने कहा कि अब यही एंड होगा। बुली जो होता है ना, मोदी जी नहीं रुकता ऐसे। मोदी जी भारत की क्रीमिया ले गए, आपने क्रीमिया की क्रीमिया अब पुतिन जी वो कहती क्रीमिया ले गए कोई कुछ नहीं कहले, सबने छोड़ दिया, इतने के बाद मान जाएगा। ऐसा होता नहीं है। और अभी भी दुनिया को चित के यूक्रेन तो ले लिया उसने, अब उसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब मजाक है। ईस्टर्न, वो जैसे हिजाब बोल के बुर्का पहन लेते हैं ना, वैसे टाइप के ये ईस्टर्न यूरोप यूक्रेन बोल के पूरा यूक्रेन ले ली। अब भी अगर कोई कुछ नहीं करेगा, मतलब इसके लिए अगर उसको पे नहीं करना पड़े कुछ, तो गए हो, मनोबल हो गया भाई, अगला कंट्री का नंबर आएगा। क्योंकि अभी दुनिया में क्या होता है, SHO रहता है ना, तो अच्छा रहता है। आदमी SHO के पास चला जाता है, SHO डंडा घुमाता है। दुनिया को हमेशा एक SHO चाहिए, जो अमेरिका था। अभी SHO नहीं है, वो उसके जिम्मेदार भी पुतिन है। उन्होंने पहले एक आदमी को बिठाया थाने में, 4 साल इन्होंने अमेरिका को बिल्कुल अंदर से कमजोर कर दिया, बांट के रख दिया। और उसके बाद जो आए हैं ये सोते रहते हैं आधा टाइम। अभी कोई नहीं है, यूरोप के पास ताकत नहीं है, उसकी सारी आर्मी खत्म हो चुकी है। आप जब मसल वर्कआउट नहीं करते तो आपके मसल कमजोर हो जाते हैं। इन सब ने सोच लिया था कि अब क्यों वॉर होगा, अब तो 21वीं सदी में वॉर थोड़े होता है, यही सोच के केवल वॉर मेमोरियल होगा। हाँ
यही सोच के, इसलिए कभी कभी भारत को भी सोचना चाहिए कि भारत में बहुत लोग बोलते हैं हम इतना यार ये क्यों खरीद रहे हैं, वो क्यों खरीद रहे हैं। भाई साहब, कोई बचाने नहीं आएगा आपको। यूक्रेन को बचाने के लिए कोई नहीं आया। 33 देश, अगर 30-32 देश जो यूरोप के हैं, अगर वो मिल जाए तो रशिया का मुकाबला कर सकते हैं। अमेरिका भी है उसमें। पेट से लड़ना पड़ता है। पेट के मसल जब ढीले पड़ जाए ना, तोंद हो गई है सबकी। आपके अंदर लड़ने का मादा ही नहीं है, कोई लड़ना नहीं चाहता। अभी अब मनुष्य बना क्यों है? अपने शुरुआत के दिनों से एक दूसरे को खा के कैनिबलिज्म होती थी। ऐसी ये प्रकृति है हमारी। लेकिन हमने मान लिया 21वीं सदी में, अरे आदमी तो वही हो आप, सिविलाइज्ड। जैसे ये आपने जो बात इसी में ना, तो ये एक आर्ग्यूमेंट इस तरह का है कि देखो अब ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब ना वॉर उस तरह से नहीं हो सकते जैसे पहले हुआ करते थे। वो ब्लेटेंट लॉस ऑफ लाइफ उस तरीके का नहीं हो सकता कि आप घुसते चले जाएं और कब्जा कर लें। कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पॉलिटिकली भी करेक्ट रहना है, खासतौर से जब एक देश कमजोर है। मतलब आपका भी इतना मेजर नुकसान नहीं हुआ है। आप दूसरी बात कह रहे हैं एकदम कि नहीं, अभी आपको अभी भी इन्वॉल्व है ना, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता। सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सब मिलके यमन को पेल रहे हैं 4-5 साल से, ठीक है। बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, खूब पिलाई हो रही है वहां पे। बॉस, वॉर कभी भी कहीं भी हो सकता है। दुनिया में हर देश को अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके रखना चाहिए, पेट काट के करना पड़े तो भी, क्योंकि आपकी सॉवरेनिटी गई, आप गए। जैसे कि अभी लोग बोल रहे हैं यूक्रेन की मदद करेंगे, कल नेटो की जो है वो पूरे जो समिट होगी, सारे हेड सब जो डिफेंस है वो मिलेंगे। कल तक यूक्रेन होगा कहाँ? 24 घंटे का मामला है। यूक्रेन सोवरन नेशन है ही नहीं, खत्म हो गया। तो इस तरह से अगर दुनिया का रिएक्शन जो है रूस के प्रति बहुत ही खराब रहा है। ये गलत एग्जाम्पल आपने रूस को भी दिया है, ये गलत एग्जाम्पल आपने चाइना को भी दिया है। अभी भी वक्त है कि चाहे वो यूक्रेन को ले ले, उसके बाद रशिया पर इस तरह के, चाहे सैंक्शन से हो चाहे मिलिटरीली हो, पर उसको पुतिन हैज टू पे फॉर दिस। एक हाथ के बदले हाथ नहीं लिया गया, मतलब उंगली भी नहीं ली गई, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जब ये है कि पे करना होगा, आपने सैंक्शंस का जिक्र किया। यूनाइटेड नेशंस नाम की एक संस्था है हमारे यहाँ, वॉर के समय वो है ना, वो यूक्रेन ने भी कहा कि जो कर सकते हो, जो कुछ आपके हाथ में हो देख लो, कर लो भैया, पर तो ये अटैक हो रहा है। और सैंक्शंस लगाए। सैंक्शंस को लेकर भी ये थ्योरी है ताऊ के ये सैंक्शंस भी उसी तरह के हैं, ओलिगार्क्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। हाँ, वही ओलिगार्क्स। अमेरिका ने कहा कि मेरे थॉट्स और प्रेयर्स तुम लोगों के साथ हैं, है ना, और कहा कि हम सैंक्शन लगाएंगे कुछ लोगों के प्रति। अभी यूरोप में आप ये सोच लो कि जब जिन देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा नहीं है रूस, जिन देशों के लिए इमीडिएट खतरा है, वो लोग सैंक्शन पे बातचीत कर रहे हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये लोग बोल रहे हैं कि बैंकों को छोड़ दीजिए, बैंकों में पैसा कर्ज दिया हुआ है ना। इटली कह रहा है कि लग्जरी गुड्स को छोड़ दो, बाकी चीजों पे सैंक्शन लगा दो, हमारा बैग बिकेगा वहां पे। यार ऐसे लड़ाई होती है। और सारे लोग आपको सैंक्शन में मार खाए देश हैं ये। सैंक्शन में बाबा ये नहीं होता कि दूसरे को नुकसान पहुंचाना है। सैंक्शन का मतलब होता है मुझे भी नुकसान पहुंचेगा। हाँ, मैं आपसे अगर व्यापार बंद करता हूं तो आपको हर्ट करने के लिए कर रहा हूं, पर उससे मैं भी हर्ट होऊंगा। बिल्कुल। उस क्षति को अगर आप नहीं ले सकते तो काहे के मददगार। वाजपेयी के टाइम में अमेरिका ने पोखरण के बाद सैंक्शंस भारत पे इम्पोज किए थे, लेकिन उसका नुकसान उनको भी हुआ था। आगे चल के शने शने उनको हटाना पड़ा। और सैंक्शंस में हमेशा यही होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ई अब खीरा ककड़ी बेचे हमें मोहल्ला ना ही है, तो ये ना ही है, तुम हो तो ना खरीद पाइयो, या तो कहीं अंते जाओ खरीदे। दरवाजे पे खड़े होके नमक लगा के ककड़ी खानी है तो सैंक्शन लगा के तो नहीं होगा भाई साहब। सैंक्शन ऐसा होता है कि पूरा मोहल्ला अगर सैंक्शन कर रहा है तो जो घाटा है वो मोहल्ले में पूरा बट जाता है, और जो सैंक्शन होता है उसको सारा लगता है। बिल्कुल, सैंक्शन का प्रभाव यही होता है। पर उसमें भी अगर आप, चूंकि कोविड ने सबकी इकोनॉमी को पस्त कर रखा है 2 साल से, कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। भारत तो मुंह ना खोलिस है, अर्दोगान तो मुंह भी खोले, भारत तो मुंह भी ना खोलिस है। ये सोच ही रहे हैं कि हम बोलें तो बोलें क्या, करें तो करें क्या, क्योंकि चाइना ने बोल दिया। अर्दोगान की स्थिति तो ऐसी है, मतलब तुर्की इस पूरे खेल में अभी अभी ताजे बियाए हुए बछवे की तरह है ना। मतलब अंड का बंड पैर रखते हुए दाएं बाएं करता हुआ तिरपिन्ना टाइप भाग रहा है ना। अपने जहाजों भेज दी, मनाइयों भेज दी, सब बयान भी दे रहा है। जबरदस्ती उसको लोग लोहा करके गैया सब पगुरा रहे हैं, बछवा आगे आगे। जो आज इमर्जिंग पावर थे, आप चाइना को आंख दिखाते हो ना। अभी आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप रूस से अभी S-400 खरीदिस, आपके सारे विमानों के पुर्जे ऊर्जे सारा टेक्नोलॉजी सब
मैक्सिमम जो है आपके हथियार भी वहीं से आते हैं। उन्हीं के साथ आपने अमेठी में AK-47 का कारखाना लगाई। बहुत मुश्किल है उसके साथ सैंक्शनबाजी करना, जिसके साथ आपके इतने पुराने गहरे संबंध रहे हों। टूटते टूटते भी टान जाने में टाइम लगता है, अभी तुरंत रंग उतरेगा नहीं। जो लोग कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करेंगे? और ये जो सवाल था ना कुलदीप तुम्हारा कि युद्ध नहीं होंगे, लोगों ने मान लिया। युद्ध अनवरत हो रहे हैं। युद्ध एक ऐसी चीज है जो कभी बंद नहीं होगा, लेकिन युद्धों की प्रवृत्ति, उनके तरीके बदले हैं। कभी कभी से आप देखते हैं कि वापस से पुरानी रील चलने लगती है। जब आप कुवैत देखते हैं, जब आप अफगानिस्तान देखते हैं, जब आप लेबनान देखते हैं, जब आप सीरिया देखते हैं, जब आप अभी यूक्रेन देख रहे हैं, है ना, तो तब आपको लगता है कि हाँ, ये चीजें जो हैं वापस से रिपीट हो रही हैं। अन्यथा युद्ध लगातार जारी है। और युद्ध के तरीके जो है ना, जब संचार सीमित था और संसाधन थे युद्ध करने के लिए, ज्यादा लोग थे, उपलब्धता थी, और ये था कि नहीं, क्योंकि संचार नहीं है, हम पूरी दुनिया को बता नहीं सकते हैं। दुनिया के देश के एक कोने में युद्ध हो रहा है, दूसरे कोने के लोगों को पता नहीं होता था। उस समय आपके पास सैन्य शक्ति जो होती थी वही सब कुछ होती थी, और उसी के दम पे आप लोगों को लूट के, कब्जा करके, दीवारें गिरा के, दुर्ग गिरा के, उनकी सेनाओं पे हमले करके, उनके खजाने लूट करके, इस तरह से आप युद्ध जीतते थे। टेबल्स भी नहीं थी तब, वो बात करने वाले, हाँ, बात करने का कोई तरीका ही नहीं था, कोई स्कोप ही नहीं था कि कोई जाकर के अमेरिका से कोई आएगा ये समझाने के लिए रूस में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, जार के किले में, कि ये जो तुम्हारे बगल में है इनको जो है आप रगड़िए मत, इनको छोड़ दीजिए। इसका कोई स्कोप ही नहीं था। अमेरिका तक खबर जाते जाते तो यूक्रेन का मतलब 40वां हो चुका होता था। आप देखिए कि किस तरह से स्पेन के कब्जे होते गए लगातार लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, है ना, और दुनिया के बाकी देशों को कभी खबर ही नहीं हुई कि वहां पे क्या हो रहा है। बोलीविया की पूरी कहानी है, बोलीवर लड़ाई कर रहा है, स्पेन को भी उसने खबर नहीं होने दी जब उसने बोलीविया की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो युद्ध पहले सैन्य शक्ति के आधार पे होते थे, लेकिन 20वीं सदी में जैसे जैसे समय बीता, संचार के साधन बढ़े, युद्ध ने एकदम नया स्वरूप लिया। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेके अभी तक युद्ध संचार से ज्यादा लड़े जा रहे हैं। संचार जितना व्यापक होता जा रहा है, युद्ध और प्रोपेगेंडा जो है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण टूल हो चुका है। आप आज चीन के बारे में जो सोचते हैं, आज आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जो सोचते हैं, आज आप सऊदी अरब के बारे में जो सोचते हैं, आप आज जो सोमालिया, युगांडा के बारे में, वो एक युद्ध का प्रोडक्ट है। हाँ, वो युद्ध ने बनाई हैं, उनके लिए एक अनवरत युद्ध चला है। आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जो सोच रहे हैं, ये अनवरत युद्ध है। अफगानिस्तान के बारे में जो धारणा है, उस धारणा को बनाने में कितना खर्चा हुआ है, कितना मीडिया झोंका गया है, कितना प्रोपेगेंडा चला है, कितने बयान दिए गए हैं, कितने कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रेट किए गए हैं। इजराइल जो कर रहा है लगातार, या जो फलस्तीन में गजा के एन्ने ओन्ने जो हो रहा है, ये सब के सब युद्ध हैं। ये सारे परसेप्शन हैं कि इजराइल आज तक उस गेम में विलन नहीं बन पाया। ह्यूमन राइट्स वायलेट करने वाला तो बन गया, लेकिन विलन नहीं बना। नहीं, वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, है ना। और ये सारे के सारे विलन हैं। ताऊ ने एक बार समझाया था पिछले एपिसोड में, इस पार से उस पार तक फ्लाईओवर बना करेंगे, नहीं, हमारे घर से जाने के लिए हम फ्लाईओवर भी बनाएंगे। गजब आर्ग्यूमेंट है। यूपी में ये काम केवल एक आदमी ने किया, आजम खान ने, और फिर वो तोड़वा दिया गया कि हवाई अड्डे से उन्होंने एक फ्लाईओवर बनवाया अपने घर के सामने तक, रामपुर में, कि मैं जब एयरपोर्ट से आऊं तो मुझे जाम नहीं मिले, मैं सीधे घर में घुस सकूं, है ना। तो मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे केवल एक आदमी की, इजराइल में, वहां पे गजा में हर आदमी करना चाहे, हर इजरायली करना चाहता है। तो ये जो युद्ध लगातार लड़े जा रहे हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। और इसको और समझने के लिए जो लोग सुन रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि आज आप ऐसा कीजिए कि आज से 3 दिन तक, 4 दिन तक आप रोज एक चैनल देखिए। पहले दिन आप देखिए CNN, दूसरे दिन आप देखिए BBC, तीसरे दिन आप देखिए RT न्यूज, रशियन टेलीविजन, और चौथे दिन आप देखिए अल जजीरा। ये 4 देख लेंगे ना जो आपको भारत में लगता है कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। तो चारों को जब आप अलग अलग दिन में मुख्तलिफ तारीखों में देखेंगे तो आपको वो गड्ढमड्ढ जो है ना प्रोपेगेंडा का, वो समझ में आएगा। जब आपको रशियन टेलीविजन पे केवल और केवल अमेरिका की खिल्ली उड़ती दिखाई देगी, जब आपको CNN पे केवल और केवल रूस की गंदगी और चीन का छुटपन वो दिखाई देता रहेगा, जब आप अल जजीरा को देखेंगे कि वो कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब मुसलमानों के प्रिय भी रहें और मुस्लिम देशों का जो कैपिटल का पूरा नेक्सस है उसको भी मेंटेन रखें। और BBC का तो खैर रायता ही अपना अलग है, वो तो अपनी फॉरेन पॉलिसी भी चैनल के थ्रू ही चलाते हैं, बीच बीच में मानवीय होकर के और पत्रकारिता के मूल्यों के ऊपर काम करते, बात करते भी नजर आते हैं। लेकिन अंततोगत्वा वो डिप्लोमेसी निष्पक्ष तो नहीं है ना, निष्पक्ष कोई नहीं है। जैसे इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो है लफड़ा, बिल्कुल उसमें उनका बहुत ही क्लियर है कि हम पैलेस्टाइन की तरफ है। सरकार जो है
वो इजराइल की तरफ है। ब्रिटिश सरकार के नियमों के खिलाफ भी जाती है बीबीसी। सरकार कुछ कहती हाँ, है, लेकिन BBC वो कुछ कहती है। उसी से सस्टेन भी करती है। अगर वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलती ना दिखिए, तो जो उसका ग्लोबल प्रेजेंस है बीबीसी का, जो न्यूट्रलिटी की कसम वो खाती रहती है गंगा जली उठा करके, उसके लिए आवश्यक होता है कि कभी कभी सरकार के खिलाफ भी खड़े होते रहिए। इससे क्या होगा कि क्या कमाल का देश बड़ा है। एजेंडाबाज है बीबीसी से। ब्रिटेन को मुक्ति चाहिए। उनके पैसे पे टैक्स पे चलती है वो। तो वहाँ पे ये हर आदमी को बीबीसी का टैक्स देना पड़ता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, लाइसेंस फी बोलते हैं। हाँ, तो लाइसेंस राज है वहां पे, है ना। और वह मतलब आप देखिए, ब्रिटेन की 2 चीजें कमाल की हैं, एक बीबीसी और दूसरी पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, लेकिन पूरी बहस चल रही है। उन्होंने कागज खराब नहीं किए, पहले डिजिटल में चले गए थे वो लोग पहले से ही। यूरोप के 33 देश यूक्रेन की बर्बादी के साक्षी बने बैठे हैं, केवल किनारे बैठ करके कड़ी निंदा कर रहे हैं। अंदर कोई घुस नहीं रहा कि इसको बचा लें। और यही यूरोप है जब जार के समय में, अब से लगभग ठीक 100, 102, 105 साल पहले मेरे ख्याल से, यही यूरोप के देश इन्होंने रूस को नंगा कर दिया था। इन्होंने रूस को नाको चने चबवा दिए थे। वही, और जबकि रूस तब अति शक्तिशाली था। रूस की अब से 100 साल पहले की ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा महल, दुनिया की सबसे बड़ी सेना, दुनिया के सबसे ज्यादा युद्धपोत, दुनिया के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, लकड़ी से लेके खदानों से लेके हर चीज, और साइंटिफिक इवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में भी वो सबसे एडवांस थे। उन सबको उठा करके जर्मनी चिंटू पिंटू ने, ऑस्ट्रिया वगैरह से इन्होंने पेल दिया था एकदम रूस को। जार अपने घमंड में मारे गए चारों तरफ से, जैसे बंदर लिपट जाते हैं ना एक बड़े जीव पे, रोइए और आखिर जार में जार फाड़ क्या? देते। हाँ, तो रोइए जार क्या हो गया, है ना। तो उसी मजदूर भी घुस गए, फिर आखिर में अंदर से म्यूटिनी भी हो गई, गृहयुद्ध भी हो गया, है ना, वो लाल हो गई। लेकिन ये जो इंडिया के लिए ये मतलब मैं इस पे थोड़ा सा और समय चाहता हूँ कि ये चैलेंज क्यों है, स्टैंड लेने में हमें समस्या क्यों है। क्या वो जो हमारा एक ऐतिहासिक एस्पिरेशंस की नज़रों से हम रशिया को देखते रहे हैं, जो नेहरू के समय से ही रहा है, और बहुत हमारे तो अब साहित्य में और फिल्मों में सर पर लाल टोपी रूसी किस तरीके से आया है, वहाँ के इतने साहित्यकारों का अनुवाद हुआ है, गोरकी और चेखव और टॉल्स्टॉय, सबका हिंदी अनुवाद हम लोगों ने बचपन में हमारा सिनेमा उनका बनाया है। हाँ, हमारे यहाँ कैमरा, ट्रॉली, क्रेन शूट करना, ये सब वही लेके। हाँ, तो मैं एक्चुअली जो उनके यहाँ जिम्मी हमें लेके और वो हमारे वैसा भी है। यहाँ, और सुनिए, सर्कस भी रूस से आया, सिनेमा भी रूस से आया। ये सारी चीजें हमने रूस से ली। छपाई की सबसे आधुनिक तकनीकें वहां से आए। उन्होंने किताब भी भेजी, छपाई भी करवाई। उन्होंने ही हमको हथियार दिए, उन्होंने ही हमको तमाम तरह की बंदूकें दी, उन्होंने बहुत सारा साइंटिफिक डेटा हमारे साथ शेयर किया। तो रूस के साथ भारत के ताल्लुकात, और नेहरू उस नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम पे तमाम सारे और देशों को लेकर के एक बैलेंस की बात करते हुए आगे बढ़ते थे। वो एक लंबी कथा। हाँ, लेकिन रूस से वो प्रभावित थे, रूस के मॉडल से। वो तो उन्होंने खुलेआम अपनी किताब में भी लिखा है वो तो। लेकिन बाद के दिनों में जब मैं बड़ा हो रहा था, तब रूस हमारा पक्का दोस्त तो था। हमें जो फीड कराया गया छात्र के तौर पर, या लड़ाई होगी शायद रूस हमारा साथ देगा, पर तब तक हमारी अमेरिका से मित्रता की शुरुआत हो गई थी। पर कोई उस मित्रता के लिए ये नहीं कहता था कि भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। ये बहुत बाद में हमने सुनना शुरू किया, पिछले कुछ बरस में। तो अभी जो रशिया और अमेरिका के बीच भारत जब डोलता ये है, नहीं हुआ ये कि अब से 20 साल बल्कि और ज्यादा समय हो गया। ताऊ, ये कब की बात है जब वो गोबरा के चोट से जो अटैची ले लीन गई रही। अरे ये समझ नहीं आता कब इंटरनेशनल रिलेशन से राय बरेली की बात करने लगे। गोबरा चौक से जब वो अटैची वगैरह जो अच्छा, गोबरा चौक हम लोग के यहाँ जब वो हुआ ना कि नहीं, ये हो गया, गोबरा ही कहते थे। तो कहे नामे हो के गोबरा के चोट है सारी की, तो होवे के रहे नामे हो के गोबरा है ना। तो वो जो कथा है ना, अब आपको मैं एक दृश्य दिखाता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि भारत अमेरिका की गोद में बैठ गया और रूस तो हमारा था, फिर भी हम क्यों चले गए, क्योंकि ये जो एक बैलेंस बदला ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और पावर इक्वेशन में, इसमें हमको लगा कि रूस जो है ना वो तो हो गया है एलके अडवाणी, और अमेरिका जो है ना वो है मोदी, है ना। तो आपने अचानक से अडवाणी जी के यहाँ जाना बंद कर दिया या कम कर दिया, और मोदी जी के यहाँ उनकी कैंपेन में उनके साथ आप समय देने लगे। ये इस तरह की स्थिति है। आप अमेरिका की तरफ अचानक ही नहीं चले गए। भारत को ऐसा नहीं हुआ कि रूस अचानक से बुरा लगने लगा और अचानक से अमेरिका अच्छा लगने लगा। भारत के अमेरिका की तरफ टिल्ट ज्यादा होने की वजह जो है वो यही थी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है कि मैं आजकल बाएं पैर पे जोर देने लगा हूं।
लेकिन मैं क्यों दे रहा हूं बाएं पैर पे जोर, क्योंकि मैं दाएं की तकलीफ से बचने लगा हूं। वही हो रहा था, क्योंकि हमको लग रहा था कि रूस, हम लोग कहानियां रोज पढ़ते थे, फ्रंट पेज पे खबरें होती थी रूस की, कि रूस में कैसे अर्थव्यवस्था बैठ गई है, लोग भुखमरी पे उतर आए हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, करेंसी डूब गई है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, सब्जियों की किल्लत है। इतनी तरह की खबरें उस वक्त हिंदी के अखबारों में, अंग्रेजी के अखबारों में बेहिसाब, ये 90 का दशक जो है इस तरह की खबरों से भरा हुआ रहा। तो एक ऐसा देश जो बुझता दिखाई दे रहा है, टूटता दिखाई दे रहा है, उसके साथ आप कब तक अपने आप को एसोसिएट करके रखोगे? ठीक है भाई, बहुत बड़े कवि थे लेकिन आजकल बोल नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, तो हम भूल जाते हैं अशोक चक्र से दोस्ती कर ली। यूएसएसआर का कोलैप्स हुआ, रूस एक्सपोज हो गया कि उसके पास आर्मामेंट्स के अलावा कुछ था नहीं, मतलब उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। वो व्यवस्था बनाते येल्सिन, गोर्बाचेव के बाद येल्सिन आए, बोरिस येल्सिन, वो लोग बनाने में लगे, लेकिन तब तक उनके साथ एक दुर्घटना हो गई। एक आदमी जो कि आइडियोलॉजिकली बहुत सोवियत था, वो सत्ता में आ गया और उसको ये ख्वाब दिखने लगा कि मेरा देश, जैसे हम लोग अखंड भारत की कल्पना करते हैं ना, तो चाहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब हमारा हिस्सा हो जाए, वैसे ही उसने कल्पना की अखंड रशिया की, गौरवशाली इतिहास। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अपने को भविष्य भूत में देखना है। तो क्या होता है, जब कोई डिक्टेटर ये सोच ले ना कि देश को मारो गोली, डिफेंस की ताकत बनाओ। नॉर्थ कोरिया में क्या है, लोग भूखे मर रहे हैं ना, ताकत देखो कितनी है उसकी। अमेरिका की हिम्मत नहीं है उस मोटे से कुछ बात करने की। तो जब ये सोच लेता है आदमी, वही हुआ। उसने सोच लिया कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत है, मैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर हूं, मैं ये सब पैसे सुदूर गांव में साइबेरिया में लगाने से अच्छा है मैं इसको इस काम में लगाऊं कि एक दिन वो दिन आएगा जब मैं सबको मिला के वापस यूएसएसआर की तरफ बड़ा कर दूंगा, सबका बदला लेगा फैजल। और वो तब से लगा हुआ है। क्या होता है, बाकी लोग ना अगले साल की सोचते हैं। पुतिन, हमें देखो, अमेरिका का प्रेसिडेंट बाय लॉ 4 साल की ही सोच सकता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल ही सोच सकता है। उसने पहले तो अदला बदली की, मेडवेडेव और वो आपस में बदलते रहते थे कि तू प्रधानमंत्री बन जा, मैं राष्ट्रपति बन जाता हूँ। फिर उसने कहा यार छोड़ो, ये बहुत बार बार बदलना पड़ता है, घर मुझे परमानेंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है परमानेंट, मुझे ऐसा करो 36 साल के लिए कर दो। 36 साल के लिए हो गए। अब उनको ये नहीं सोचना है, वो लॉन्ग टर्म सोच सकता है, और पुतिन उसी पर काम कर रहा है। उसको सत्ता से हटने का भय नहीं है। अब वो समझिए प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है, वहां पे चुनाव नहीं होते। गैरी कास्पारोव जो वहां के बहुत बड़े चेस प्लेयर हैं और विपक्ष के नेता टाइप के हैं, वहां नहीं रह सकते, है ना। नवल्नी को जहर दे दिया उसने, और वापस उसने भी कसम खा ली थी, ठीक होकर के वापस गया, उसको अंदर डाल दिया। कोई भी आदमी वहां पर बोल नहीं सकता, कोई आजादी नहीं है, वो एक डिक्टेटरशिप है। वहां पे वो आदमी अपने सपने को जीने के लिए अपने देश को बर्बाद करने को तैयार है। ऐसा सद्दाम हुसैन ने किया था। और मैं बाबा ये बोलता हूँ हमेशा कि स्ट्रांग लीडर मैं नहीं चाहता कभी भी किसी देश, सबसे खतरनाक है वो, क्योंकि स्ट्रांग लीडर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और फिर हम सब कमजोर हो जाते हैं और लीडर स्ट्रांग होता जाता है। आज एक मीम डाला है ना यूक्रेन के ट्विटर हैंडल से, जिसमें वो हिटलर पुतिन को पुचकार रहे हैं, इस तरह का कुछ कार्टून। हाँ, वो रोज ही मीम डालते थे, क्योंकि उनका प्राइम मिनिस्टर जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो पहले स्टैंड अप कॉमिक था, तो वो कार्टून से आगे सोचते नहीं है। उसका प्रेसिडेंट केजीबी का एजेंट था, उसका दिमाग वैसे चलता है। इसकी कहानी पता है ना, यूक्रेन वाले जो है, ये मीम वाले यूक्रेन वाला एक सीरियल करता था जिसमें उसने प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया था। हाँ। और उसी सीरियल में काम करने वाले सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई और वो जीत गए। नायक फिल्म वो खबर आई, हाँ, वो जब खबर आई थी तो बड़ा उस पे हैरानी हुई थी। तो आप ऐसे लोगों को, जिनको अनुभव, डोनाल्ड ट्रम्प भी टीवी स्टार थे ना, अमेरिका से पूछो क्या हुआ, जिनको कि इस चीज का अनुभव नहीं है, मजाक मजाक में बना लिया आपने, तो मीम ही बनाएगा ना। उधर भीम बना रहा है, इधर मीम बना रहा है। इससे मुझे याद है, मीम को कुचल ही देगा। पंजाब में भी चुनाव है। हाँ, वहां भी नहीं, तो ये यूक्रेन का जो है मीम काफ निजाम इसका नाम है। अति शक्तिशाली होने की प्रवृत्ति से 2-3 चीजें जो होती हैं, वो एक तो ये होती है कि तानाशाही वहीं से आती है। जब आपको लगता है कि नहीं, आप वहां तक देख रहे हैं जहां तक ये सब देख ही नहीं सकते हैं, और इसलिए आपका अति शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो ये सामान्य मानविकी के बस का नहीं है। तो एक तो तानाशाही वहां से उसका प्रादुर्भाव होता है। दूसरी समस्या क्या होती है कि ये एक पैटर्न है। आप अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं को देखें, आप अशोक, सम्राट अशोक की कहानी पढ़ें, आप ये चंगेज खां और इन लोगों की कहानी पढ़ें, आप औरंगजेब की कथा पढ़ें, आप 21वीं 20वीं सदी में तमाम तानाशाहियों की कहानी पढ़ें। उन्होंने व्यक्ति की समस्या और रोज की जिंदगी को किनारे रख के एक पॉपुलर सेंटिमेंट पे
हमेशा विस्तारवाद के अनुरूप चलने का प्रयास किया। आप ये पाएंगे कि अगर मैं सीमाएं बढ़ाता जा रहा हूं तो राज्य में रहने वाले लोग मुझ पे सवाल नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि मैं तो बलशाली हूं, मैं तो पराक्रमी हूं और मैं लगातार विस्तार देता जा रहा हूं। तुम रोटी रोटी कर रहे हो, मैं देश को बड़ा करता जा रहा हूं, मैं सीमाओं को बड़ा करता जा रहा हूं। ये जो राजावत वाली स्थिति है ना, ये जब आ जाए, और ये एक करैक्टर है जो समय बदलने के साथ बदला नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है, ये एक क्रोमोसोम है जो किसी किसी में पाया जाता है। और अभी यही हो रहा है कि वो वापस से रूस को वही संगठित, वही फैला, वही विस्तृत, वही नियंत्रण वाला देश के रूप में बनाना चाहता है। धुन में है, वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया और अपने लगता है कि परिवार मतलब- से दूर रहता है एक फोकस के साथ। आप जब इतने आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग मैन से डील कर रहे हो तो उसका दिमाग कभी भी खिसक सकता है। था उसपे एक चीज और ये कि एक अलग दलील है उसमें, वो ये है कि पुतिन का होना अभी जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये बाइडेन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, ये सवाल, ये बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, और वो अमेरिका की दादागिरी के बारे में वो आर्टिकल था कि अमेरिका की दादागिरी के लिए जरूरी है कि एक दूसरा कोतवाल खड़ा हो, इससे फायदा विकासशील देशों का होगा। ये वाली, अब जब हम ये युद्ध देखते हैं और डिक्टेटरशिप का एकदम ब्लेटेंट रूप देखते हैं, अमेरिका की कोतवाली में और रूस की कोतवाली में फर्क यही है कि उसका एसएचओ चेंज हो सकता है, ये एसएचओ चेंज नहीं होता, उसका ट्रांसफर हो जाता है। अमेरिका की दादागिरी में हमेशा एक डेमोक्रेटिक पुट रहता है कि अगर वो आदमी बकवास करेगा तो हम कुछ ना कर पाएंगे क्योंकि वो दादा है, उसकी जनता उसे हटा देगी। वो रूस में नहीं होगा, वो चीन में नहीं होता, वो नॉर्थ कोरिया में नहीं होता, वो सऊदी अरेबिया में, सीरिया में नहीं होता। ये फर्क है दोनों में। एसएचओ एक जरूरी है, क्यों? क्योंकि जिनको करना था ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो नहीं है, किसी को तो ऑर्डर लगाना पड़ेगा। और जहर को जहर, अरे राजा भैया हैं तभी तो कुंडा में डिसिप्लिन है। राजा भैया को ये देखना पड़ेगा कि वो न्याय करें। बीच बीच में थोड़ा अन्याय करेंगे, किसी किसी को इधर उधर कान लगवा देंगे, मगरमच्छ को नहीं डालेंगे पर कान के नीचे लगा देंगे कभी कभी आवेश में आकर के। बर्दाश्त करो, क्योंकि फिर न्याय भी तो वही करते हैं। कहे कि अगर राजा भैया नहीं होंगे, सरकार तो अनुपस्थित ही रहती कुंडा में, तो कुंडा में चलेगी कैसी व्यवस्था? इसीलिए अमेरिका का रहना रघुराज प्रताप सिंह का रहना है। और जो आदत है ना कि जहर को जहर काटता है, इसलिए जहर को काटने के लिए एक जहर होना चाहिए। अगर ये थ्योरी सही होती, मतलब कभी कभी सही हो जाती, लेकिन मैं ये कहता हूं ना कि किसी भी सिद्धांत का हमेशा सही होना अनिवार्य नहीं होता। क्योंकि अगर ये सिद्धांत सही होता तो शराब पीने से लीवर खराब नहीं होता, लीवर सही रहता। तो आपको फैटी लीवर है, आप शराब पीते हैं तो जहर को जहर काट देता, लीवर हेल्दी रहता। एक जो हुआ नहीं ना, एक जैसे हम लोग यहाँ कई बार बहुत दूर की कौड़ी पे भी बात करते हैं, बहुत जो विकासशील देशों की कहानी आपने कही कि हाँ, क्या अगर लड़ाई होती तो इन दोनों के पावर बैलेंस, मतलब दो छतरियां रहती विकासशील देशों के तो पास, वो इधर उधर करते रहते। लेकिन मुझे लगता है कि वो और क्रूअल है, क्योंकि एक के खिलाफ कुछ लामबंद होके एक तरफ हो सकते थे, कुछ उसके साथ रह सकते थे। लेकिन यहाँ पे दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई, कबीर बाबा कह गए हैं। ये किंग कर्तव्य विमोह रहते, अपनी अपनी बाध्यताओं में बंधे रहते, कुछ को इधर जाना ही पड़ता, कुछ को उधर जाना ही पड़ता, और उससे जो उनके अपने बैलेंस है वो खत्म हो जाते। दो अतिशक्तिशाली राष्ट्रों से हमेशा देशों में, विकासशील देशों में हमेशा भूख बढ़ती, ग्रीड बढ़ती। वो इन दोनों ताकतवरों की तरफ जुगाली करके, आज श्रीलंका क्या कर रहा है? चीन से पैसे लेकर के अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, और अब चीन के साथ नहीं बन रही तो भारत से पैसे लेकर के अपने सारे कर्जे निपटा रहा है। और भारत को ऐसे 4-5 साल घुमाएगा, उसके बाद फिर वापस चीन के पास चला जाएगा या किसी और को पकड़ लेगा। ये खेल हो रहा है ना। तो ये ग्रीड जो है ना, ये बढ़ती है। विकासशील देशों की ये प्रवृत्ति, आप अगर डिप्लोमेसी को समझें कि कैसे छोटे छोटे देशों ने बड़े नेशंस के कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाया है, और उसमें लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन सरकारों को बहुत फायदा हुआ है उन छोटे छोटे देशों की। तो ये एक चीज है जिसके अमेरिका की दादागिरी के नुकसान क्या हुए? किसको पहले? सद्दाम हुसैन को कौन सा डिसिप्लिन लड़का था? गद्दाफी को कौन सा डिसिप्लिन था? तालिबान को कौन सा डिसिप्लिन था? आप एक उदाहरण बताओ जिसने एक सीधे साधे पड़े हुए देश को अमेरिका ने हमला किया हो। यूक्रेन जैसा बैठा हुआ अपनी राज सत्ता चलाते हुए उनको पेला? कभी नहीं। अमेरिका हमला करता है, बहाने करके गलत करता है, यूएनएससी को वायलेट करके करता है, यूएन से नहीं पूछता है और यूनिलेटरली आगे बढ़ करके जाके कुछ कर लेता है। पर ये हमेशा रहता है कि अमेरिका को थोड़ी सी आंखों की शर्म होती है कि भाई कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए। रूस जैसा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं उस कंट्री में, इसलिए हम जा रहे हैं।
ऐसा करके नहीं करता वो। ये कह रहे हैं थॉमस फ्रीडमैन कि इसमें थोड़ी गलती नेटो की है। नेटो की जो विस्तारवादी सोच है, नेटो ने लंबे समय तक उस पट्टी में ये प्रचारित किया जो रूस से सटे हुए यूरोप के इलाके हैं कि यार कहाँ आप उन चक्करों में पड़े हुए हो, आप नेटो में शामिल होइए वरना किसी न किसी दिन आप पे अटैक होगा। और रूस का डर हमेशा बेचा इन देशों को, और उसका ये काउंटर हुआ कि एक्चुअली एक दिन आ गया कि रूस ने हमला किया कि आपको नेटो में तो नहीं जाने देंगे हम। तो वो उसकी शुरुआत, वो कह रहे हैं कि इसके लिए इसमें दोष पुतिन का है अभी जो हो रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत नेटो ने ये की। बोया किसी और का है। हाँ। विनय न मानत जल्द जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। ये उसी लिए तुमसे कह रहे हैं कि वो मोहल्ले न जाया करो, 4 दफे कह पर चुके उसका हैं। फायदा देखो, 2 घंटा लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब भी पहले यूएसएसआर के हिस्सा थे, अभी नेटो के मेंबर हैं। छू सकता है क्योंकि नेटो में बाध्यता है, एक को छुएगा सबसे लड़ना पड़ेगा। तो ये कहना भी कि नेटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो क्या ये ले पाता, इसीलिए शामिल होने के पहले ले लिया। अभी नेटो के पास कोई लीगल बाध्यता नहीं है कि यूक्रेन को डिफेंड करे, यूक्रेन पर हुए अटैक को अपने ऊपर अटैक माने। एस्टोनिया छोटा सा है, उसको हाथ नहीं लगाएगा पुतिन, क्योंकि उसे पता है फिर तो वॉर करना होगा ना। तो नेटो इन इटसेल्फ, जैसा बाबा ने कहा, उसकी आवश्यकता नहीं रही। जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो नेटो को खत्म हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन हो सकता है दूसरे एंगल से देखें तो उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि आज के दिन जैसा व्यवहार पुतिन साहब का है और जितने बड़े डिक्टेटर वो हैं, तो कहीं पे भी हाथ रख देंगे तो ले लेते फिर वो। इसमें क्या यूक्रेन की वल्नरेबिलिटी भी एक फैक्टर था क्या? जैसे वहां पे ठीक ठाक आबादी है प्रो रशियंस की, मतलब रूसी मूल के लोगों की, रूसी भाषा वहां के दूसरे, पूरा देश ही रूसी मूल का है। हाँ, यूक्रेन का तो कहना है कि पूरा रूसी यूक्रेनी मूल का है ना। आप देखो कि वो जो एरिया है वहां से तातार निकले। हाँ, टर्की जहां है, तुर्क लोग जो हैं वहां के नहीं है। तुर्क लोग तो जैसे भारत में आए थे वैसे वहां गए थे, और उसको उन्होंने तुर्की बना दिया। और वो तो वो तो तुर्कों का इलाका नहीं था ना, तुर्कों का इलाका तो यही था। तो हम वैसे इतिहास में क्यों जाएं? अभी तुर्की ये ना बोल सकता ना कि भाई हम यहाँ से आए थे तो ये भी हमारा है। हाँ। रूस और यूक्रेन ये सब एक ही लोग हैं। जैसे हम भी बोलने लग जाएं कि ईरान हमारा है। नहीं, उसमें ये दलील है कि कंट्री के तौर पे अपना कंसोलिडेशन यूक्रेन बना नहीं पाया। अच्छा, वो वैसा नेशनलिज्म अपने भीतर ला नहीं पाया, और वो इसलिए वल्नरेबल रहा हमेशा, क्योंकि वहाँ नेशनलिज्म तो नहीं, बहुत सारे देशों में वो नहीं है। वो हमको भी लोग बोलते रहते हैं कि हम कश्मीर में ना बना पाए। आपको पाकिस्तान के रोल को देखना पड़ेगा, ठीक है। और आप बेल्जियम, आप नॉर्वे, इन सबको देख, कौन सा नेशनलिज्म यहाँ पे कैरी कर रहे हैं? रूस ने धीरे 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 वहां पे नहीं अपने बंदे भेजकर, और ये कह के कि ये लोकल हैं, ये रूस में मिलना चाहते हैं। आप अगर इस तरह से मर्सनरी भेज करके लोगों को उकसाओगे और सपने दिखाओगे और अपनी ताकत दिखाओगे, तो होता है ना भी तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कश्मीर में बोलते हैं। और लोग कह सकते हैं यार आपने उनको अपना नहीं बनाया, पर हकीकत यह है ना कि पहले दिन से, यार डे वन से आपने कभी उसको एमलगमेट होने ही नहीं दिया हमारे में, क्योंकि आपके एजेंट्स हमेशा रहे वहां पे, कुछ प्रत्यक्ष रूप से रहे, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से रहे। तो उस हिसाब से हमको उस नजरिए से देखना, ये रूसी प्रोपेगेंडा है। बाय द वे, प्रोपेगेंडा में रूस बहुत बड़ा मास्टर है। हाँ, अरे आज का नहीं, ओल्ड हैंड है भाई साहब। हम सही बता रहे हैं, बचपन में जो बड़े हुए। अमेरिका ने दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए वो जाना जाता है, रूस से कंपटीशन में की, क्योंकि रूस ने कर ली थी। हाँ हम 70s में बड़े हो रहे थे। हम सही बता रहे हैं। हमको ये लगता था कि अमेरिका दुनिया का सबसे खराब देश है, चरित्रहीन, बहुत ही बकवास और गलत आदमी, और रूस बहुत अच्छा आदमी, हाँ, भारत का मित्र है। हम अभी भी मानते हैं, ताऊ इसमें हमारा कोई डिसएग्रीमेंट है और रहेगा। और नहीं, पर आप किसी इंडियन को पूछो, लड़के को, कि भाई साहब कहाँ जाना चाहता है, हाँ, तो मैं तो अमेरिका जाऊंगा, क्यों रूस में पहला जाऊंगा। वो कविता उन्होंने लिखी है, पीयूष मिश्रा ने, मैं जाना चाहता, उस समय उन्होंने मजाक उड़ाते हुए लिखी थी, बाद में वो उस कविता से खुद ही एग्री नहीं करते हैं। मैं जाना चाहता हूँ अमेरिका, मैं देखना चाहता हूँ अमेरिका, और वो उसी एस्पिरेशंस को उन्होंने उसमें लिखा। हमारी भी एक कविता है, माय फ्रेंड्स इन अमेरिका। पर अच्छा, दोनों में देखो फर्क क्या है। हिंदी दोनों की में कविता है, टाइटल अंग्रेजी का है। फर्क क्या है दोनों में? आज के दिन जैसे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बहुत सारे अमेरिकी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। रूस की टेक्नोलॉजी सिर्फ लड़ने की है। हमको उसने लड़ने के अलावा कुछ, आप देख लो, कलशनिकोव हो, चाहे मिग हो, चाहे S-400 हो, बाकी कोई चीज आप बता दो रूस में कुछ बनती हो, हथियार कुछ हम यूज करते निकालते हैं और हथियार बेचते हैं। बस यही फर्क है दोनों में। क्योंकि अमेरिका को मोबाइल फोन बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मेरी जरूरत है। रसिया हमको तो घुसने नहीं देगा फैक्ट्री में, क्योंकि वो तो उसको बेचना वही है। यही दिक्कत, यही फर्क है अमेरिका के दादागिरी में और रूस की दादागिरी में। अमेरिका आपका पार्टनर बन सकता है, रूस
आपके लिए आसामी ही है। एक टीवी सीरीज मुझे अभी बात करते हुए याद आई है, बहुत छोटी सी है, मेरे ख्याल से 4 एक एपिसोड है, बहुत पहले देखी थी, द सेलिसबरी पॉइजनिंग्स। ये जब नहीं हुआ था नोविचोक एजेंट से हमला हुआ था, उस पर है वो। बहुत अच्छा सीरीज है वो। हाँ, और अगर आप देख सकते हो बहुत जरूर अच्छी देखें। नेटफ्लिक्स पे थी वो। नेटफ्लिक्स पे ही है। हाँ, एक रिकमेंडेशन चालू हो गया क्या? हाँ, नहीं ऐसे ही बीच में याद आ गया तो आप मत दे दीजिए कोई है। अरे 1 कट 2 कट एक फिल्म है अमेज़न पे, जरूर देखें, प्राइम पे। हाँ, बहुत मजा आएगा। एक सवाल बहुत देर से पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमने बड़ी दूर की कौड़ी वाली बात भी की है कई बार कि यार 50 साल में ऐसा हो जाएगा, 100 साल में ऐसा हो जाएगा। अभी ये जब शुरू होता है, जब कहीं भी दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन होती है, लोग बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं, तीसरा विश्व युद्ध के मुहाने पे आ गए हैं कि नहीं, फिर उसमें दलीलें आती हैं क्योंकि कोई और नहीं कूदेगा इसलिए नहीं होगा। पर मैं और आगे की बात कर रहा हूँ। लोगों ने इतना लिखा है पार्किंग पे होगा, मजाक में 5G और वो डेटा और पानी पे होगा। हाँ, पानी पे होगा। लेकिन क्या ऐसे अभी जब सोचते हैं तो ये जो सोवियत यूनियन का उसका गौरवशाली वैभव लौटाने की जो चाहत है पुतिन की, इसमें पोटेंशियल है तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू करने का? आप उसको छोड़ो, इस घटना से हो सकता है वर्ल्ड वॉर। इस जो अभी घटना हुई है इससे भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लातविया ने बोला है सेना भेज दो बॉर्डर पे कल सुबह यूक्रेन की सेना नहीं होगी, रशिया की होगी। हो गए ना आमने सामने। इट टेक्स 1 मिस्टेक, एक मिस्टेक चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि रूस ऑल पावरफुल है और चाइना ऑल पावरफुल है। दुनिया एक हो जाए, जो कि एक है अभी। लड़ना नहीं चाहती है दुनिया, पर अगर आप फोर्स कर दोगे, कॉर्नर कर दोगे तो लड़ भी सकते हैं। और शुरू हो गया तो हो गया, फिर आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे इंडिया है, वो कहेगा कि मैं तटस्थ हूँ, इसीलिए पहले जाएंगे अगर ऐसा कहेंगे तो। और पाकिस्तान कहेगा कि यार मेरे पास मैं तो एक्सीडेंटली प्रेजेंट, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बाकी नहीं दुनिया तो है ना। इमरान चला बुनाने। वर्ल्ड वॉर में सभी को लड़ना जरूरी नहीं है, पर बहुत सारे देश जब लड़ने लगे उसी को वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो वर्ल्ड वॉर होने की संभावना अभी भी है। और देखो क्या होता है, जैसे एक देश अभी खत्म हो रहा है दुनिया के मैप से, देश बनते भी है ना, संख्या बढ़ती जाती है। तो उन्होंने मान लिया है कि यूक्रेन कल 24 घंटे में खत्म है। हाँ, वो खत्म है। मतलब अब कीव उसकी राजधानी है। हम लोग आज बिफे को जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, रशियन हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए कीव जो उसकी राजधानी वहां पे टहला घुमा रहे हैं। और तस्वीरें आ रही हैं, जाम लगा हुआ है सड़क पे, और कीव से वेस्ट साइड जाने के लिए। सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हैं, शहर से बाहर जाने का रास्ता, अंदर आने का नहीं। कल सुबह ओवर, ये कोई वॉर थोड़े। आधी रोड जाम है, एक तरफ खाली है क्योंकि शहर में कोई आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ जाम है क्योंकि हर कोई शहर से निकलना चाहता है। फोटो की ब्यूटी देखो बाबा, सबको शहर से निकलना है, रॉन्ग साइड से कोई नहीं निकल रहा। मैंने भी देखा। हाँ। अपने देश में चोक हो जाए, रॉन्ग साइड, गली कूचे सब युद्ध के मोर्चे, युद्ध हो रहा है, लेकिन रॉन्ग साइड में नहीं जाना। वैसे वहां पे पता है 97.8 या 98% लोग पढ़े लिखे हैं, जो दुनिया का सबसे चौथा साक्षर देश है वो। और इसीलिए उनका तीसरी देखो ना, अरे यार ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे पढ़े लिखे तो हमारे यहाँ भी गाड़ी चलाते हैं जनरली पढ़े लिखे होते बाबा। नहीं, उनकी तीसरी सबसे बड़ी आबादी नास्तिक है। मतलब सबसे पहले 2 तरह के क्रिश्चियंस हैं वो, और उसके बाद तीसरे नंबर पे नास्तिक लोग हैं। अब रूस में सभी नास्तिक हैं, पुतिन ही नास्तिक है तो फिर। मैंने क्रॉस पहनता है लेकिन है नास्तिक। हाँ, वो लोग संडे को चर्च भी चले जाते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब दुनिया में देश बढ़ते लगते हैं ना, ईस्ट तिमोर नया कंट्री बन गया। अब लेस्टे या कुछ उसका राजधानी है। बच्चों का सोचो, एक कंट्री और एक कैपिटल और घटना भी चाहिए ना। हमारी एक मित्र अभी यूक्रेन घट गया तो कीव का झंझट ही दिमाग से खत्म हो गया। ईस्ट तिमोर रूस की राजधानी मॉस्को। हमारी एक मित्र है इस तिमोर में, उन्होंने कहा यहाँ पे नेटफ्लिक्स नहीं है, अमेजन नहीं है, क्या मतलब भयंकर ही भसड़ है, और वो किसी यूएन प्रोजेक्ट के लिए वहां पे है। ये स्थिति तो ऐसे ही देश, चाइना में भी ट्विटर नहीं है, कम भी होने चाहिए, बदलेंगे भी। दूसरी बात है कि वर्ल्ड वॉर, चाइना वर्ल्ड वॉर बहुत आवश्यक हो गया है दुनिया के लिए। अगर आप एवरेज प्रॉस्पेरिटी देखो दुनिया में, स्टॉक मार्केट बोर हो चुका है लाइफ से, क्रैश, फिर ये बिटकॉइन, इस तरह की चीजें हो गई हैं। पूरा वेस्ट जो है ना शिथिल पड़ गया है, उनकी चर्बी निकल गई है। वो सब ना रन कर करके दुबले हैं, बस दिमाग में उनके चर्बी भर गई है। ये इस तरह से आश्वस्त हो जाना कि सब कुछ अच्छा ही है, और खासकर ऐसे चलो देशों डिस्को का में जाएं, ठीक है। आदमी के लिए भय होना बहुत आवश्यक है। दिस वर्ल्ड इज अ जंगल, यू हैव टू बिहेव लाइक प्रेडेटर्स हैं। पूरा यूरोप का इस तरह से निश्चिंत हो जाना, इतनी प्रॉस्पेरिटी में जो दुर्गंध आने लगी थी उनसे, यहाँ लोगों को खाने को कुछ नहीं है, और तुम जो है इस तरह से परफ्यूम में नहा करके निकलते हो, नहाते नहीं हो और परफ्यूम में नहा के निकलते हो। मतलब आप किनोआ खा रहे हैं, आप रोटी छोड़ रहे हैं,
आप बिल्कुल मनुष्य नहीं रहे। आप गिन के खाते हैं, आपके मेन्यू में लिखा होता है फलाना चीज 150 यूरो, उसके बगल में कैलोरी कितना, उसमें चीनी कितना। आप मनुष्य रहे नहीं, आप पागल हो चुके हैं। आप लोगों ने अपने प्रोनाउन बदलने शुरू कर दिए कि मैं ही हूं, तुम शी हो, वो दे है, ये इट है, ये दिस इट है, और क्रिएट करने लगे कि मुझे इस नाम से पुकारो बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कॉल्ड बाय दैट नेम। अभी होगा मर्द का बच्चा बन, बंदूक उठा और लड़। जो अभी जेलेस्की भी बोल रहा है लोगों को, सबको मैं बंदूक देता हूं, लड़ना पड़ेगा सबको। हाँ, वो इसलिए कि उसने कहा सारे प्रतिबंध दिस खत्म इज कर द रहा हूं। नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी ईटिंग and running and working. You are going to an office, shiny building, you are working on a laptop, earning fat checks, and then you go out and spend like this. जिन खेतों में कभी उतरे behavior. नहीं। अब बियर पी के पब में 2 बार नाच लिए, फिर घड़ी देखी एंड सडनली एप्पल वॉच को बोल दिया wake me up at 4 AM because I have a run, I have to work out. Get the workout. भैया साहब ट्रेंच में चलो, इसको कहते हैं वर्कआउट। द वर्ल्ड वॉर हैज टू हैपन। वो इसलिए होना है कि दुनिया को ना हर कुछ समय के बाद हम लोग ना, क्या होता है, हम लोग हमारा जन्म हुआ ना, तो हम एक ऐसे पीरियड में लकी थे पैदा हुए कि हमने बहुत स्टेबिलिटी देखी दुनिया में, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अरे भाई 71 में बांग्लादेश बना था। परिवर्तन दुनिया का नियम है, होता रहता है। रशिया टूट गया, फलाना बन गया, फलाना गिट गया। हम ना तब हमको कोरोना आया तो हमको एहसास हुआ यार बुरी चीजें भी होती हैं। हाँ, करियर ही सब कुछ नहीं गया। है, ठीक है। यहाँ पे करियर बन गया सबका, बैंकर बनना है, IAS बनना है। अबे जिंदा रहोगे तब ना। दिस इज लाइफ एट इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी। और दिस इज हाउ द वर्ल्ड रीऑर्गेनाइजेस कि भाई साहब बहुत दिन हो गया है, अर्थक्वेक लाएंगे तो निर्दोष मर जाएंगे, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। परिसीमन चल रहा है। लेट्स हैव अ हाँ, वर्ल्ड परिसीमन तो होता वर्ल्ड रहना वॉर चाहिए। 3 ये एक प्रक्रिया है, इसको होना ही है। और आपको अगर नहीं दिख रहा था शी जिनपिंग, पुतिन इत्यादि का उदय और इस तरह से इतने बड़े बड़े भूभाग पर कब्जा कर लेना एक एक व्यक्ति का, ये सिस्टम का कब्जा नहीं है, व्यक्तियों का कब्जा इतने बड़े भूभाग पे। भाई साहब आदमी यार 4 टका हो जाए तो शहर में ऐसे निकलता है जैसे कि मतलब आप देखे हो कोई मर्सिडीज खरीद ले तो कैसे बात करता है लोगों से वो। भैया इन लोगों के पास मुल्क है इतना बड़ा यार, ईगो कहाँ ले जाओगे आप। समथिंग बैड विल हैपन एंड इट इज कमिंग। इसको अगर ट्रांसलेट करके अच्छे से नेटफ्लिक्स पे अगर कोई सीरीज बने तो उसकी जो बिगिनिंग होती है ना, जैसे नार्को शुरू होता है, उसमें फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट है जब शुरू होता है, तो वो है। हमारे देखो हम लोग बहुत इस मामले में बहुत लकी हैं कि हमने 9/11 देखा जो अद्भुत दिन था, हमने कोरोना भी देखा, हमने इराक वॉर, ये वो छोटे मोटे वॉर भी देखे, हमने गृहयुद्ध देखे, गृहयुद्ध देखा, बाबरी डिमोलिशन से लेकर के बामियान के बुद्ध तक हमने देखा, धार्मिक उन्माद। और क्या हुआ कि पहले के वर्ल्ड वॉर ना लाइव टेलीकास्ट नहीं हुए। और इस बार वाला तो बहुत सारे संजय घूम रहे हैं महाभारत दिखाने के लिए। इस बार वाला तो ट्वीट होगा भाई साहब तो मजा आ जाएगा। ठीक है, आप देखो तो ट्विटर पे कैसे लोग, ओ माय गॉड। ताओ जो बात कह रहे हैं ना, मानव सभ्यता में सबसे संघर्षपूर्ण, क्योंकि साइबेरिया में लोगों के रहने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन आप इस पूरी बेल्ट में अगर देखें, ये नॉर्वे और रशियन प्लेटो जो है पूरा का पूरा, और उससे नीचे जब आप यूरोप तक आते हैं तो आप पाते हैं कि मानव सभ्यता के पनपने और उनके सरवाइव करके यहाँ तक पहुंचने के पीछे अनंत हिंसा और युद्ध है। क्योंकि संसाधन नहीं थे, खाने के लिए चीजें नहीं थी, रसद नहीं थे। आप रोमन अंपायर को याद कीजिए कि वो सबसे बड़ा अंपायर होने के बावजूद क्लियोपेट्रा के टुकड़ों पे पलता था, राशन वहां से जाता था लद करके। अफ्रीका पेट भरता था, मिस्र पेट भरता था, रोम का जो उस वक्त का सबसे बड़ा अंपायर था। ब्रिटेन ने तो कभी खाना उगाया ही कभी उगाया ही नहीं। वही मैं आ रहा था कि जर्मनी, ब्रिटेन ने कभी खेती नहीं की। हमारे किसानों को घमंड है, नो फार्मर नो फूड। हाँ पूरी दुनिया खा रही है विदाउट फार्मर्स। नहीं, हम लोग बॉब मार्ले को मानने वालों हैं, नो वुमेन नो क्राई। नहीं, नो डिसरिस्पेक्ट टू फार्मर्स, द फैक्ट इज वर्ल्ड इज चेंजिंग, एवरीथिंग विल चेंज एंड चेंज इज नॉट बैड ऑलवेज, देयर विल बी सम कैजुअलिटीज। खाने की उत्तराकांक्षाओं में यूरोप ने, जिसके पास कुछ नहीं था, और जब नंगा पहनने पे आता है तो बहुत कुछ पहन डालता है। नंगा मतलब शरीर से नंगा नहीं, दिमाग से अगर कोई नंगा हो तो फिर वो 3 बार 5 बार कपड़े बदल देगा दिन में एक बार, आप पाएंगे उसको। तो नहीं बोलूंगा मैं कुछ। नहीं, मैं शिवराज पाटिल की बात कर रहा था ऐसे। हाँ, उन्हीं की मैं भी कर रहा था। उनको मैंने जितेंद्र नाम दिया था। ये खांसी काटना मत भाई। हाँ, कपिल मुनि बैठे हैं, हर खांसी पे जो टेका लगाते रहते हैं। तो ये जो उत्तराकांक्षा है ना खाने की,
वो इतनी बलवती है कि उन्होंने केवल, उनके यहाँ कुछ भी नहीं था इसलिए उन्होंने दुनिया में घूम घूम के खाया। उन्होंने कहा कि मैं हर कोने का खाऊंगा। उन्होंने ऐसी खेती बोई जिसमें सूरज अस्त नहीं होता था और उस खेती में वो खाते थे। उन्होंने फिर धीरे धीरे खाना खाना बंद कर दिया, वो कुछ और चीजें खाने लगे। उन्होंने श्रम खाया, उन्होंने दासों को खाया, लोगों को दास बना के खाया। उन्होंने कितनी सारी खदानें खा ली, उन्होंने कितने सारे धातु अवयव रत्न खा लिए, उन्होंने कितने सारे जगहों के राजसत्ताएं, संस्कृति, विचार सब कुछ खा लिया। वो निरंतर खाते रहे। आजकल भी वो ऐसी प्रासादों में बैठ के खाते हैं और हम भी उन्हीं की तरह चल रहे हैं, है ना, क्योंकि हमारे लिए वही श्रेष्ठ हैं, वो गोरे हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं, हम वैसे ही चल रहे हैं। अब वो मतलब जो आदमी आलू के खेत में गया नहीं, वो आलू का सबसे बड़ा कारोबारी, जिसने कभी अपने पैर का फीता बांधा नहीं, वो जूता बेच रहा है। कमाल के लोग हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ, मतलब अभी डीमैट बन गया है लेकिन अभी भी कंफर्ट ही नहीं है। समझ नहीं आता है पैसा लगाया तो कहाँ गया। आज तक मैं शेयर बाजार ताऊ सही में कन्फेस कर लेता हूँ, आज शेयर मुझे समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि ये आभासी दुनिया में लोग कैसे खेल लेते हैं, है ना, 10 लगाओ 10 लगाओ 10 लगाओ 12 पाओ, 10 लगाओ 12 पाओ, ये हवा में चल रहा है दुनिया। आज सबका 6 हो गया है। आज सबका 6 हो गया है ना। तो कमाल है। मतलब तो ये खाने के स्तर पे कहाँ है। और अभी खाने की भूख खत्म नहीं हुई है। अब ये लोग कल्पना में नए देश बना रहे हैं, नई ग्रह बना रहे हैं। कौन मेटावर्स, है ना, वहां पे प्लॉट खरीद रहा है कोई। नंदुक चाय दुकान ताऊ करे, वहां पे मीडिया प्लेक्स अपना खोल देते हैं। कई लोग वहां पे सिनेमा घर, मॉल वॉल सब खोलना शुरू कर दिए हैं। अरे प्लॉटिंग चल रही है एकदम पेल के जमीन। यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं ट्विटर वाले जो माहेश्वरी साहब हम एक ही चीज कहते हैं, भैया जो मेटावर्स में पैसा लगा रहे हो ना, एक बार हमको लघुशंका करके दिखा दो वहां पे, हम मान जाएंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। एक बार केवल बस छुल्ल से बस नहीं। हाँ, लेकिन वहां टॉयलेट होगा तो होगा कैसे? इसलिए तो हम कह रहे हैं ताऊ, मैं 17वें 13वें 12वें 6ठे फ्लोर का घर नहीं ले पाया दिल्ली में। उसका केवल एक कारण है कि मैं सोचता था कि कभी छत कमजोर हो गई या कभी फर्श दरक गया तो दोबारा बनाऊंगा कैसे और बनाऊंगा कहाँ। इसलिए मुझे तो जमीन चाहिए। मैं तो एक टॉक्सिक मेल हूं। मैंने ये बात चौटाला जी से सीखी कि कार खराब होगी, जे जीप खराब होगी रोड पे तो रहेगी, जे हवाई जहाज खराब होगा तो क्या उतारेगा। एक टॉक्सिक मेल होने के नाते मैं वो बोला था और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। क्या होता है जब आप बहुत लग्जरी में रहने लगते हो ना, तब आप बेतुकी बातें करने लगते हो। सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस सब इम्पोर्टेंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है जिंदा रहना। और वही धीरे धीरे कोरोना के बाद ये जो अब आया है छोटा सा, उसके बाद जो आएगा डेफिनेटली देखिए क्या होता है। अभी यूक्रेन के मामले में लोग दुनिया चुप रह जाए, लेकिन शी जिनपिंग तो चुप नहीं रहेगा ना। उसको भी ताइवान लेना है। बिल्कुल। आप उसको छोड़ दोगे फिर इधर आएगा। उसको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, उसको लद्दाख भी चाहिए। एक ना एक दिन तो फूटेगा ही है। और हमारा भी स्वप्न पूरा होगा, कभी अखंड भारत हम भी बनाएंगे। ऐसी क्या बात है भाई। फूटेगा और फूटने दो, ज्वालामुखी है। मेरी हृदय से इच्छा है ताऊ, ईरान की सीमा पे अफगानिस्तान में एक बढ़िया अपना घर हो। जाफरान उधर से आए, उधर से मिठाइयां आए, इधर से बहश्ती दुम्बे, एकदम चौड़े 4.5 फीटे बकरे हम उनको दें। हरी फसलें, वहां से चेरी टोमेटो आ रहा है, यहाँ से बाजरा जा रहा है। क्या अलौकिक दृश्य होगा। मैं तब निकल लूंगा बर्मा। मैं बर्मा की तरफ निकल लूंगा। मुझे ईरान अफगानिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल पसंद नहीं है। जब बाबा अरे गुप्ता बर्मा सब आप भूल जाएंगे एक बार। चलिए अफगानिस्तान। जब बाबा ये डिस्क्राइब करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि यहाँ कैमरा लगाना चाहिए। क्योंकि सुनने से अधिक वो जो आंख बंद करके बताते हैं बाबा। कैमरा होना इस कमरे में आवश्यक है। हाँ, ये वीडियो पे जाएगा। हाँ। तो ये आखिर में एक जाते जाते, जो विषय तो बहुत लंबा हो जाएगा, और भी चीजें करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ रूस की या यूक्रेन की कुछ जो भी चीजें आपको लगता है रिकमेंड की जा सके, साहित्य से शुरू करें। मैंने मैक्सिम गोर्की की माँ पढ़ी। मैक्सिम गोर्की की माँ हर घर के हाँ मिले, सबसे पॉपुलर किताब आई थिंक वही है। और चेखव, अलेक्जेंडर आंद्रोवस्की। अरे बिहार में तो बहुत पॉपुलर, भोजपुरी में गाना बना है कि गोरकी पतर की रे। लेकिन आप अगर देखें तो उत्तर मोहम्मद रफी ने गाया था बाबा। उत्तर प्रदेश और पंजाब मोहम्मद रफी का गाना है। कई पुराने गीत जो अब चलन से बाहर हैं। पंजाब में लोक गीतों में रूस का, मॉस्को का और मजदूरों की क्रांति का जिक्र होता था। उत्तर प्रदेश की कितनी ही नौटंकी मंडलियों में मजदूरों की क्रांति के गीत होते थे और नगाड़े के साथ बजते थे। और उससे होता क्या था, वो ऐसा नहीं कि केवल पॉलिटिकली कोई आदमी सोच रहा था। नौटंकी का मैनेजर बहुत बड़ा फिलोसोफर था ना, वो पॉलिटिक्स बहुत जानता था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसका बड़ा इंटरेस्ट था। उसको पता था कि नौटंकी देखने वाला मजदूर है, तो मजदूरों के गाने होने चाहिए नौटंकी में। इससे ये चौड़ा होके बैठेगा
क्या हाँ यार ये हमारी बात कर रहा है ये नौटंकी- कम्युनिस्ट लोग होते हैं नास्तिक, हाँ लेकिन बिहार के कम्युनिस्ट जो है ना वो बड़े आस्तिक होते हैं। मॉस्को जाएंगे, टेम्पलो जाएंगे। हाँ नहीं फोटो तो खिंचाना है, अब तो दूर गए, फोटो तो बनना चाहिए, एगो दूगो फोटो हमारे पास जैसे यूएसएसआर का मुझे लग रहा CCCP है ऐसा वाला- लग रहा है बाबा भी वहां जाने का प्लान करके बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं हम जा नहीं पाए, हमारा नहीं, मॉस्को हम जामा मॉस्को जाते भाई हैं। हमारा 2-4 चक्कर मॉस्को लगा चुका है। अभी पिछले साल जब यहाँ पे सेकंड वेव थी तो महीने भर साइबेरिया में रहा, और साइबेरिया का एक शहर है जहाँ दुनिया का सबसे अच्छा शहद होता है, वहां से हमारे लिए 2 किलो शहद लाया और कुछ एक मेवे। हम रूस और- नहीं गए, पर जब हम दिल्ली आए तो जामा मॉस्को गए और वहां बगल में जो टेम्पल है उसमें भी गए। हम दोनों जगह होके आए। मेरे पास लेकिन रूस की कुछ अदद चीजों में वहां से आने वाली वोदका की तमाम बॉटल्स हैं जो खाली होती रहीं, आती रहीं और खाली होके जाती रहीं। 2 अदद चीजें हैं जो अभी तक साथ में हैं। एक लाल रंग का ऊनी स्कार्फ है जिसको पहनने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो अत्यधिक गर्म है, और माइनस उस पे- टेम्परेचर के हिसाब से। हाँ, और उस पे लिखा हुआ है, बीच में तारे बने हुए हैं, एक तरफ पे लिखा हुआ है पीले रंग से उकेरा हुआ CCCP और दूसरे हिस्से पे लिखा हुआ है USSR। By the way, उसी वो CCCP नहीं है, हाँ वो SSSR है। वो जो लेटर है ना वो एक सिरिलिक हाँ। लेटर में लिखते नहीं हैं। नहीं लेकिन वो लिखने का तरीका जो उनका है, हाँ, वो मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना तो वहां देखता हूँ कि पेक्टो पैंट क्या लिखा होता है, पेस्टो पैंट। यार क्या है, फिर देखो वहाँ खाना मिल रहा है। अच्छा पता चला कि वो एक्चुअली पी जो है ना वो आर है, आ रहे हैं। वो एक्चुअली सब रेस्टोरेंट है। हाँ, और वैसा ही एक चमड़े के कवर में लपेटा हुआ और उसके ऊपर भी कम्युनिस्ट पार्टी के होलोग्राम वाला जो कि उकेरा हुआ है बिन के, काफी बढ़िया फिनिश है। ऐसा एक हिप फ्लास्क है जिसमें आप चाहें तो जाड़े के दिनों में अपनी पतलून या ओवरकोट की जेब में कुछ पेय पदार्थ डाल करके तसल्ली से इतराते हुए चल सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं, अति प्रिय हैं, रखी हैं। एक बार मॉस्को जाएंगे जरूर। ठीक है, एक ब्रेक, यहीं पे एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद फिर ब्रेक के बाद चलेंगे। हाँ। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और मेरे यानी कुलदीप सरदार के साथ। बिजार खबर की अब बारी है। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। हाँ, सजन करी कवन जतन, नौकरी कैसे लागी सरकारी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल की जो प्री मेडिकल टेस्ट की जो परीक्षा प्रक्रिया है वो पिछले दिनों पूरी हुई, और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर दोबारा एक्चुअली PMT कराई गई थी, क्योंकि पहली बार में उन्होंने शिकायत की थी, वो कोर्ट में गए थे कि हमारी हाइट कम नापी थी। तो ये दोबारा हुआ, और जब दोबारा हुआ तो कई अजीबो गरीब चीजें हुई। खुद को लंबा दिखाने के लिए क्या क्या जतन किए गए, पहले सुनिए। करीब 16 कैंडिडेट्स ने पैर और सिर में सूजन लाकर हाइट बढ़ी हुई दिखाने की कोशिश की। इसके लिए सिर में लोहे से चोट मार ली और पैरों पर डंडा मार लिया। ओ भाई साहब, इनको तो मिलना ही चाहिए यार। हाँ, 4 महिला अभ्यर्थियों ने बालों में क्लिप लगाकर हाइट बढ़ी हुई दिखाने की कोशिश की, कुछ ने बालों में विग लगा ली। एक कैंडिडेट ने हाइट बढ़ाने के लिए अपने पैरों में इंजेक्शन लगाकर उसे सुन्न कर लिया। पैर सुन्न करने के बाद उसने डंडा मारकर पैरों को सुजाया, पर जैसे ही वो हाइट चेक करने वाली मशीन पर चढ़ा तो पैरों की सूजन से जो है उसकी हकीकत सामने आ गई, वो जांच में पकड़ा गया। और ये वाला मेरा फेवरेट है, नहीं ये नहीं, इसके बाद ये है कि एक अपने बालों में वैक्स लगा करके पहुंचा था तो हाइट बढ़ाने के लिए, और ये फेवरेट है मेरा, सबसे क्रिएटिव मुझे यही लगा। उसने अपने पैरों के तलवे में ना फेविक्विक से मिट्टी चिपका ली नीचे। हाइट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेस्परेशन है। हाँ, तो ये, लेकिन ये हाइट का इतना रोल क्यों है? मुझे ये भी लगा कि ये हाइट को कुछ जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी है क्या इसमें? 1-1 इंच 2-2 इंच के लिए लोग ये कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि कहीं तो आपको एक थ्रेशोल्ड बनाना देखो पड़ेगा। नाटो की ये हालत है। नाटो की हालत देख के आप समझ सकते हो कि कद का हाइट कितना कितनी important महत्वपूर्ण है। उस परीक्षाओं में एलिमिनेशन के लिए सब किया जाता है हाँ, कि इतने नंबर कुछ तो वालों को नहीं चाहिए, लेंगे कैसे लिखित में। हटाएंगे? हाँ,
और नहीं, जो लंबे होंगे वो शायद ज्यादा कारगर होंगे, नहीं, दूसरा ये है लेकिन ना कि तेज आप- दौड़ेंगे। अगर यही काम आपको भी दे दिया जाए, हम लोग पहले ही कह देना कि नहीं 5'9" क्यों है, या 5'6" क्यों है, या 6 फीट क्यों है एयरफोर्स में, लेकिन कहीं पे कोई एक बिंदु पे तो आपको लॉक करना पड़ेगा। मतलब अगर अभी 5-9 वाले ये बदमाशी कर रहे हैं, आप उसको कम कर दोगे तो 5-6 वाले करने हाँ, लगेंगे। 5-6 करने लगे थे। और अगर ये आप नियम ही हटा दो कि नहीं हाइट को कोई मसला नहीं है, तो फिर वो जो आप यूनिफॉर्मिटी और वो सारी चीजें लाना चाहते हैं अपनी ड्रिल में, ग्रिल में, वो सारी चीजें फिर नहीं हो पाएंगी। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लश्कर वैसे ही हो जैसे पहले होते थे, कि पहले आदमी लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। 5 फीट का हो, 6.25 फीट का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तात्या टोपे बहुत मजबूत सेनापति थे और अंग्रेजन ने 2 बार उन्हें टांगो फांसी पे, वे मरे नहीं। गर्दन मजबूत गर्दन रही उनकी, हड्डी चटक के राजी ना रही। ऐसा लग रहा है अचानक कि 5 तात्या टोपे बुंदेलखंड में हुए। हाँ, 5 बुंदेलखंड में ही- बुंदेलखंड के ही रहे तात्या हाँ, टोपे। हाँ, अच्छा। नाना जी के साथ थे वो। अच्छा, तो लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना जी, ये सब लोग। बाबा बहुत गंभीर जगह से आते हैं, तो ये- हाँ, हल्के में बदली। भाषा वहीं से। हाँ, हमको तो नहीं लगता कि हाइट वाइट का कोई चक्कर होना चाहिए। अब हमारे एनसीसी के दिनों में फिरोज गांधी कॉलेज में एसके पांडे बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और वही हमारे अधिकारी थे कॉलेज के। मतलब एक मास्टर साहब को बनाया जाता है ना कि वही सबको कंट्रोल करेंगे। तो कॉलेज के हेड वही थे हमारे एनसीसी के। उनकी हाइट मतलब 5 फीट में भी 2-4 सेंटीमीटर नीचे ही थी। अब आप सोचिए कि सब जिराफ जैसे लड़के अपने खोपड़ी पे हेकल लगाए हुए, और उनके बीच से वो कब निकल जाके कहाँ से पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। गुरुजी हमारे खो जाया करते थे, पता नहीं चलता कि किसके पीछे आकर के खड़े बात हो सुन गए। रहे हैं। हरियाणा में वैसे हाइट का संकट नहीं है, हाँ, शायद इसीलिए एलिमिनेशन बहुत मुश्किल होता हरियाणा होगा। में यूकेलिप्टस और वो बहुत है। लंबे से लंबे से लंबे। हाँ, चुनने की हरियाणा में कोशिश यूकेलिप्टस करते हैं। बहुत है। हम्म हाँ, छांव कम होती है लेकिन लंबाई ठीक रहती है। तो पीटी के सर अगर छोटे हो ना, पीटी टीचर, हाँ कॉन्ट्रास्ट है उसमें बड़ा। हाँ वो डंडा लेकर के जब 12वीं के लंबे लड़कों को मारते हैं, हाँ, देखने में बड़ी मजा आती है। बहुत बहुत बहुत। वो देखे आपने हाइट बढ़ाओ कैप्सूल के विज्ञापन जो अखबारों में छपते हैं, जिसमें हाँ। पहले बिफोर में एक लड़का रहता है, दूसरी तरफ आफ्टर में वही एकदम आसमान में छू रहा हो। आसमान जा रहा होता है। बहुत तेजी से उसकी बढ़ा देते हैं और उसमें एक एरो भी लगाते हैं बढ़ाने वाला। हाँ और इंची भी रहता है उसमें। हाँ, नहीं, और वो एरो में दोनों तरफ भाई दोनों तरफ बढ़ाए। ऐसा नहीं कि केवल गोल लंबे हो गए, है ना, या गर्दन लंबी हो गई। लेकिन वो वही शर्ट पैंट कैसे आ रही होती है उसको। कलर से वो और बिल्कुल वो लंबाई जो बढ़ती है उसके फेस कट और उसमें कोई चेंज नहीं था। मैंने लेकिन एक रियल लाइफ में ऐसे देखे हैं कि जैसे वो उस तरह के दूर के रिश्तेदारों के लड़के नहीं होते, भतीजे आपके, जिनसे आप मिले थे 6 साल पहले, फिर आप जाओ 6 साल बाद और वो उस एज में होते हैं कि अचानक से वो कुतुब मीनार हो चुके होते हैं। और वो फनी इसलिए होता है कि उसी टाइम ना उनका कंठ भी फूट रहा होता है। वो नहीं होता जो मम्मी ए मम्मी। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग एज लगती है क्योंकि एक तो उसमें वो इरिटेटेड बहुत होते हैं। हाँ, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनको छेड़ने में बहुत मजा आती है। और जिसका ना कंठ फूटता है उसको नहीं पता लगता, उसको पता नहीं होता कि इस बार कैसी आवाज निकलेगी अंदाजे से। क्यों हर बार अलग आवाज निकलती है। हाँ, कहीं तो यह होता है कि सवेरे उठते तो कुछ खराश के साथ कुछ अलग आवाज निकलती है। ठीक है, ये शब्द मुझे लेकिन बहुत पसंद है, कंठ फूटना। इसमें एक सौंदर्य है। और ये भी कि सरकारी नौकरी पाने की जो उत्कंठा है, अब वो दृश्य देखें आपने, मतलब देखे ही होंगे, आप पहाड़ घूमने जाएं या हरियाणा में ही जाएं, सरकारी मत कहो, नौकरी पाने की उत्कंठा। सरकारी नौकरी पाने की भी की तो ज्यादा है सरकारी भी जिसमें, साथ में, क्योंकि सरकारी में ही ऑप्शन है। नहीं, पर उसके लिए ये अलग है कि प्राइवेट नौकरी पाने की जो उत्कंठा है उसकी तैयारी घर में हो रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी दिखती है आपको दौड़ते हुए लड़के लड़कियां, बिल्कुल, और लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। गाजीपुर में चना खा के पुलिया पे वर्जिश हो रही है और उसका 15-15 किलोमीटर भाग रहे हैं। मैं कुछ ऐसे जिले हैं जो एक्सप्रेस वे पे बरसों मैं से देखता हूँ दौड़ते हुए एक्सप्रेस बच्चों कितने, को। एक्सप्रेस जेवर के पास कितने हाँ। लोग आपको मिलेंगे। सवेरे सवेरे अपना चालू रहता है मामला। एक तो बच्चों को दौड़ने की जगह नहीं दी हमने। सड़क पे ही चलते हैं। और पहाड़ी उसमें बड़ा अजीब खेलने होता की है भी वो। जगह नहीं है, दौड़ने की जगह तो बहुत बड़ी चीज हो गई, खेलने की जगह नहीं, इंसान को चलने की जगह नहीं है। इसलिए भी 3rd वर्ल्ड वार हो जाना चाहिए। वो कि आप लोगों ने कभी ये इस तरह के चालाकियां की हैं, खुद को लंबा
या पतला या मोटा दिखाने के लिए, जैसे इन अभ्यर्थियों ने की कभी, जैसे मैं करता हूँ खुद से शुरू, मैं नहीं, लंबा होने का हमने प्रयास कभी नहीं किया। मोटा होने का मैंने किया। हाँ, सब मैंने भी किया है। सर्दियों में मैं कई लेयर्स पहनता हूँ। अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने बस यही है, पतले होने का ही प्रयास किया। जब हम अपने चिकित्सक महोदय से मिलने गए है ना, नई प्रेमिकाओं से मिलने गए, तो सांस जबरदस्ती रोकने का जतन किया कि नहीं नहीं, आम फिट थोड़ा सा है बस, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। देवानंद, I'll manage it। कॉलेज में मेरा शौक था कि मैं खाना पीना खाकर फिर बैठकर लोगों को अपने पेट को बढ़ाकर दिखाने का, हवा अंदर करके। अरे वो मेरा भी रहा है, मैं तो बदनाम रहा हूँ। मैं दिखाना चाहता था कि देखो मेरा भी पेट है। और फिर खुदा ने जो सुना, ओहो, रामदेव जो अंदर करके दिखाते हैं ना, उससे दुगना मैं बाहर करके दिखा सकता। और ये मैं तब से करता आ रहा हूँ जब मैं तुम्हारी तरह एकदम था। ताऊ कैमरे लगवा दो यहाँ पे। इन दिनों ना ये बड़ा जो ये जिम कल्चर है, जैसे 6 पैक बनाना है, और गाँवों में भी आ गया है लोग इसमें। अरे आप प्रभावित हो गया जिम कल्चर, वो चले गए जिन्होंने कहा था ना, जिमी 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 आजा आजा आजा, चले गए वो। जिम खोजा तुम पाई। जो ये आकांक्षा है ना कि हम पतले हैं तो मोटे दिखें, या मोटे हैं तो थोड़ा पतले दिखें, हो जाएं, उस हेल्थ रीजन से अलावा मैं बात कर रहा हूँ दिखने का जो है, ये तो खैर सरकारी नौकरी की वजह से हो रहा है। बाय द वे, इसके लिए स्टाइलिस्ट आते हैं कि अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप किस तरह के कपड़े ना पहने जिससे आप और छोटे दिख सकते हैं। तो आप वो लंबे गाउन्स पहने तो आप थोड़े लंबे दिखेंगे। इन तरीकों में फंसना ठीक है या नहीं फंसना चाहिए, मतलब, या ये बहुत ही पर्सनल सी चीज है कि आप ये बहुत ही निजी है। आप खुद को कितना कंफर्टेबली कैरी करते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे हमको ये हमेशा से अपना वो लगता रहा कि नहीं, हम कुछ भी पहन लेंगे, हम कॉन्फिडेंटे रहेंगे, और ये हमेशा से रहा भी, है ना। तो हम फिरन पहन के भी शहर में चौड़े होकर घूमते रहे हैं। हम तमाम शादी ब्याह समारोहों में, यहाँ तक कि दफ्तर भी बाज दिनों में धोती पहन के आता रहा हूँ। जबकि आप ये समझ लें कि धोती पहनने से ज्यादा एम्बेरसिंग काम आज की तारीख में कुछ भी नहीं है ना। मतलब मना एक है धोती पहनकर कड़ी निंदा करना, वो उससे ज्यादा ही वो भी कर देता हूँ मैं। जब धोती पहनता हूँ तो प्रभाव में आ जाता हूँ। आप सोचिए कि आप घूम रहे हैं एम ब्लॉक मार्केट में, जीके में, और आप धोती पहने हुए हैं। आप खान मार्केट में लोगों के साथ बैठ करके किसी पब में बियर पी रहे हो, आप धोती पहने हुए। मतलब ये एक्सट्रीम है, ये कोई नहीं करता है, लेकिन हमको ये करने में, लेकिन इसको कैरी करने मेरे लिए कौतुक क्रीड़ा थी ये। नहीं, वो है, पर चूंकि आप कैरी कर सकते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस भी तो है। वो कहाँ से आया? पहले शुरू से तो नहीं रहा। मेरे पास एक ही सोल्यूशन है इसका। देखिए, हाइट एक ऐसी चीज है जिसे आप बदल नहीं सकते। मतलब तथाकथित दवाइयां जो होती हैं उनको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप बदल नहीं सकते। जो आप बदल नहीं सकते उसके बारे में प्रयास करना बेकार है। हाइट कॉम्परेटिव होता है, अपने से बहुत ज्यादा लंबे व्यक्ति के पास खड़े ना हो। है ना, सिंपल। बस जैसे वो आप एकदम नॉर्मल लगेंगे। एक वीडियो आपको याद होगा, बीच में रोक रहा हूँ, ममता बनर्जी शेर पढ़ रही हैं, बहुत कम उन्होंने शेर पढ़े हैं, और उनके ठीक पीछे रजा मुराद खड़े होकर के हंस रहे हैं। तो न सिर्फ रजा मुराद लंबे हैं और चौड़े भी हैं, और वो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं मूर्ति की तरह, और ये वो शेर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, और ये शेर पढ़ रहे फानुश बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे। वो वीडियो देखिए, वो भी एक रिकमेंडेशन है, वो जाकर के आप वीडियो देखिए, वो मजा आएगा। हाँ, मुराद पूरी हो जाएगी आपकी। अब जैसे मैं ये समझता था कि ये जितने लोग बीजेपी के मतलब पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय स्तर पे, मैं इन लोगों को समझता था कि नहीं, ठीक ठाक लंबे चौड़े लोग हैं, अपना खाते पीते, कोई 5'9" है, कोई 6'1" है, कोई 5'10" है, इस तरह से हम लोग हमेशा देखते थे। और ये लोग बैठते भी ऊपर डाइस पे। भाई साहब एक दिन आ गया खाली ज्वाइन करने के लिए बीजेपी, है ना, सब जे लग रहे, बकरे चौवा बांधे रखे। सलमान खान को देखो, आप उसे रियल लाइफ में देख लो तो आपको लगेगा यार ये तो दबंग बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन वो अपने से लंबे किसी के साथ खड़ा ही नहीं होता, झगड़ा कर लेता है उनसे, खासतौर से महिलाओं के संबंध में। मतलब हाँ, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो एकदम लंबे चेहरे, फिल्म बनी है, तंदुरुस्त आदमी लगते हैं, तंदुरुस्त हैं भी, पर हाइट तो नहीं है उनकी। एक फिल्म है ना, मैं मेरी पत्नी और वो, इसी कॉन्फ्लिक्ट पे है कि एक व्यक्ति की उससे कहीं लंबी महिला से शादी हो जाती है, और वो पूरा उसकी बहुत खूबसूरत फिल्म है, अच्छी फिल्म है। हाँ, के राजपाल यादव और बंगाली हीरोइन थी ऋतुपर्णा, नाम याद नहीं मुझे। हाँ, क्या है? ऋतुपर्णा। हाँ, यस, बहुत सुंदर फिल्म है। तो ये है, आप चिट्ठियों की तरफ पढ़ते हैं, बिल्कुल चला जाए। ये हाइट्स हो गई आज तो वैसे। ग्रामीण हाइट की बात हमने बड़े शॉर्ट पे की है। नाटो रह गई। ये अच्छा, ये हम लोग पहले करते थे कि अक्सर होता था 3 ताल में विषय घूम करके आते थे, या शब्द घूम के आते थे। अभी भी आते ही रहते हैं। लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, आता रहता है। नाटो से शुरू हुआ और
नितिन थेटे नागपुर ग्रामीण से लिखी, जिनके कहने पर हमने महाराष्ट्रियन भोजन पे चर्चा की। तो इन्होंने कहा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपकी चर्चा सुनी, ताऊ का मटन प्रेम, इन्होंने णा ही लिखा है तो मैं उसको वही पढ़ना चाहता हूँ। ताऊ का मटन प्रेम तो अद्भुत है। ताऊ ने महाराष्ट्र को जो मटन राष्ट्र का नाम दिया वो सुनकर के दिल मटन मटन हो गया। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ कि आप महाराष्ट्र रहवासी नहीं है, इसलिए आपने ज्यादातर चर्चा होटल और ढाबों तक ही सीमित रखी, लेकिन आपने महाराष्ट्रियन खाने के ऊपर चर्चा करते हुए पोहे का जिक्र भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही अन्याय हुआ कि जैसे आप बना रहे हो बिना प्याज के पोहे। धन्यवाद कि आपने मेरे सुझाए हुए विषय पर बात की। आशा है कि आप इसी तरह से बात करते रहेंगे और हमें हंसाते रहेंगे। एक सही मिस है ये वैसे। हाँ, लोग समझते हैं कि पोहा मध्य प्रदेश से आया है। मध्य प्रदेश से जो है आदमी आते हैं, पोहा तो महाराष्ट्र से ही मध्य प्रदेश आया होगा। हाँ, आया ही है। जय हो नितिन थेटे नागपुर ग्रामीण। आनंद तिवारी की बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चिट्ठी है। जय हो, पिछले एपिसोड में महाराष्ट्रियन खाने पर बात हुई, सुनकर के मजा आ गया। ताऊ की मेथी वाली दाल की रिकॉर्डिंग श्रीमती जी को सुना दी है। भाई खुद भी सुनी आपने, श्रीमती जी को सुना दी, अच्छी बात है, लेकिन साथ में प्रयास कीजिए। रही बात मोदक की, तो उसका स्वाद हमें समझ में आया ही नहीं। और नितिन थेटे, आपसे सहमत हूं कि पोहा को राष्ट्रीय नाश्ता घोषित कर देना चाहिए। हमारे प्रिय होटल का लिंक भेज रहा हूं। पोहा के साथ प्याज में भुना हुआ आलू मटर और सेव के क्या ही कहने। जय हो आनंद तिवारी, बिलासपुर छत्तीसगढ़। सीजी, सिर्फ सीजी लिखा है। अब इस पूरी कहानियों में दोनों की, पोहे की, एक जो और बड़ी कथा है वो आप सुन लीजिए कि अहिल्याबाई रानी होलकर आई बनारस के डेवलपमेंट में। उनको बनारस इतना पसंद आ गया, उन्होंने घाट वाट सब बनवाया, महल बनवाया, मंदिर बनवाया, सब कर दिया। और जो मंदिर आप देखते हैं विश्वनाथ का जो मंदिर, वो उन्होंने बनवाया। हाँ, और मटर चिवड़ा का नाश्ता बनारस में बनता था। उनको वो मटर चिवड़े का नाश्ता इतना पसंद आया कि वो उसको अपने साथ इंदौर ले गई, मटर उससे गायब हो गया और वो पोहा बन गया। ये कहानी बनारस वाले सुनाते हैं। तो सब जगह से बना लो पोहा पैदा हो रहा है। मुझे ये समझ आता कि पोहा के ऊपर क्लेम करके कौन सा आनंद मिलता है। मतलब पोहा हमारे राज्य में पैदा हुआ, कैसा, मतलब एक तो पोहा नाम हमको बहुत खराब लगता है। हम लोग उसको चूड़ा बोलते हैं। हाँ, चूड़ा दही, चिवड़ा भी नहीं, चूड़ा। चूड़ा मणि उतार तब दयहूं, हरसी समेत पवन सुत लयहूं। उससे बढ़िया नाश्ता कुछ नहीं होता अगर आपने चूड़ा दही खा लिया। हाँ, पोहा था तो दिन भर के लिए ना स्लिम एंड ट्रिम रहेंगे आप, और कितना भी चल सकते हैं पैदल। एकदम स्वादहीन, केवल हल्दी और नमक और चीनी में ओसाया हुआ, भपियाया हुआ वो पोहा, बड़ी बड़ी तश्तरियों में जिनके नीचे से भाप का इंतजाम रहता है, सामने बाज नींबुओं और मिर्चों से सजा दिए जाते हैं, एक आध टमाटर भी रखे रहते हैं, तो वो पूरा विवग्योर हो जाता है। धनिया, इंदौरी सेव, और ऊपर से सेव डाल करके उसको, मतलब उसमें कोई स्वाद है नहीं, सेव का स्वाद ले लो। ग्राउंड नट, अरे हाँ, अरे सेव खाना को शाम को खाएंगे यार, और चीजों के साथ में। सवेरे पोहे में सेव पेल दी, गजब। तो ये पोहा के ऊपर जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का है, बिलासपुर का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, बनारसी कह रहे हैं कि हमारा है, भाई सब लोग ले जाओ, सबका है पोहा, हम होना चाहिए। अगली चिट्ठी गुमनाम है। ये चाहते हैं कि इनका नाम न बताया जाए। इन्होंने लिखा है, ताऊ बाबा और सरदार को प्रणाम। मैं ये चिट्ठी पहली बार 3 ताल में लिख रहा हूँ। ताऊ की तरह कहूं तो रगों में बलिया का खून है, हुगली का पानी, और अभी दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में शरीर का अपरदन हुआ जा रहा है। किसी से सुना था कि हम अपनी अपनी संभावनाओं की तलाश में पलायन करते रहते हैं। इसी क्रम में मैं भी शहर दर शहर पलायन करता रहा, आगे हरी इच्छा। मैं ये मेल बीते साल नवंबर से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस द्वंद्व के साथ नहीं लिख पाता कि एक मेल में पूरी बात कैसे समेटी जाए। साथ ही इस बात का संशय बना रहता है कि कहीं चिट्ठी लंबी हो गई तो शायद इसे पॉडकास्ट में शामिल नहीं किया जाए। बहरहाल 3 ताल जब शुरू हुआ तो मुझे इस पॉडकास्ट को एक आम पॉडकास्ट की तरह आंकने का भ्रम हुआ था। बिना सुने पॉडकास्ट की लंबाई देखकर मैंने ये अनुमान लगा लिया था कि ये पॉडकास्ट भी उन तमाम पॉडकास्ट की तरह होगा जिसका चलते रहना एक औपचारिकता होगी। लेकिन एक दिन नवंबर की गुलाबी सर्दियों के बोसे में ठुनगी दे रहे कंबल में आराम फरमाने के दौरान नई धुन के साथ जब मैं अनायास ही 3 ताल सुनना शुरू किया, शायद वो 57वां एपिसोड था। उसके बाद मैं 3 ताल के व्योम में खोता चला गया। चमक उठी सन 57 में। हाँ। पहली स्वतंत्रता की का हाँ, संग्राम इन्होंने रजाई के कंबल के ठुनगी में, ठुनगी में लिया। ठुनगी इन्होंने आप ही से उधार लिया। हाँ, हम समझ रहे हैं। सिगमंड फ्राइड के सपनों के तिलिस्म की तरह 3 ताल में पॉडकास्ट दर पॉडकास्ट धंसता चला गया। पत्रकार होने के नाते दूसरे पत्रकारों के कार्यों में मीन मेख निकालना पत्रकारीय जीवन का शगल होता है।
लेकिन मेरे लिए तीन ताल एक ऐसा शो बन गया जैसे किसी फैन के लिए ये उसके पसंदीदा कलाकारों का शो हो। बाबा, सरदार और ताऊ के ट्वीट्स को पढ़ना और उनके द्वारा प्रति उत्तर में ट्वीट का रिप्लाई देने की जहमत से परे सिर्फ उसे लाइक भर किया जाना मेरे लिए फैन बॉय मूवमेंट होता है। अब तीन ताल में दिलचस्पी इस कदर बढ़ गई है जैसे मतलब कि इसके बिना जिंदगी, नुक्ता हटा के, जिंदगी एकदम में बेकार थी। हालांकि मैं अपने उस मुगालते के लिए दसों नोह जोड़कर माफी मांगता हूँ। इसके लिए मैंने खुद को एक सजा के साथ साथ चैलेंज भी दिया, अटल जी की तरह, कि जब तक पूरे एपिसोड्स को न सुन लें तब तक आराम से नहीं बैठेंगे, विश्राम से नहीं बैठेंगे। नौकरी करने के दौरान जब पत्रकारिता से मोहभंग होने लगा तो मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने की सोची, जिसके मद्देनजर मैं खुद के मनोरंजन के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। नौकरी और पठन पाठन के इतर किसी काम में मन लगाना अभी के लिहाज से समय व्यर्थ करने जैसा लगता है, लेकिन तीन ताल से मैं ऐसा जुड़ा कि जैसे इसका ही होकर रह गया। पुराने एपिसोड्स में ताऊ, बाबा या सरदार की गैर मौजूदगी इस हद तक सोचने पर बेचैन करती थी कहीं उनका स्वास्थ्य ठीक है ना, एक बार हालचाल पूछ लिया जाए। मैं प्रत्यक्ष तौर पर बाबा को नहीं जानता, लेकिन थोड़े वक्त के लिए निरंतरता के विन्यास से किसी विशेष का गायब हो जाना किस हद तक बेचैनी पैदा कर देगा, ये मैंने तब महसूस किया जब कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली एनसीआर में मामलों की रफ्तार उरूज पर थी और एक एपिसोड में बाबा गैर हाजिर। समय की कमी होने के कारण मैं ये पॉडकास्ट दफ्तर आने या जाने या मेट्रो में सफर करते हुए सुनता हूँ। साथ में ये चिंता भी सताती है कि कहीं किसी प्रसंग पर मुझे जोर से हंसी आ गई तो मैं अपनी उद्दंडता से सहयात्रियों के लिए परेशानी का सबब न बन जाऊं। लेकिन मास्क आपके उल्लास को निजी रखने में आपकी मदद करता है। अच्छी बात कही है। आपके मुस्कान की चौड़ाई के आवरण को वो कवर कर लेता है। मेरे लिए तीन ताल के कई हासिल हैं। ये शो सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है। मैं इस शो को इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मैं अपने अंतर मन को खुद से ही बेहतर बरत पाऊं, खुद का मूल्यांकन कर पाऊं। मजेदार बात यह है कि एथिक्स के टेस्ट पेपर में बाबा और ताऊ की बताई हुई बातें और बाज किस्म की शेर व शायरियों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर आ जाता हूं तो नंबर देने वाले बेहतर अंक दे देते हैं। इससे मैं ये हल निकाल पाया हूं कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो तीन ताल आपकी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना ही आपका पाठ्यक्रम। बाबा की बातों में कहें तो रंगरूट पत्रकारों की नवैयत होती है कि वे किसी चेहरे से, किसी की बातों से, उनकी लेखनी से इतने प्रभावित होते हैं कि वे उसी तरह सोचने लगते हैं। मेरी भी पत्रकारिता की शुरुआत ऐसी ही शख्सियत को देख करके, समझ करके हुई। हालांकि पत्रकारिता में 6 साल गुजारने के बाद जब ज़हनी तौर पर तीन ताल में बाबा की वाणी से रूबरू हुआ तो फिर मुझे उन रंगरूटों वाली फीलिंग आने लगी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि काश बाबा के पीकदान और उगलदान उठाने की नौकरी भरी मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन कॉम्प्लीमेंट मिल गया आज। बहुत बढ़िया भाई साहब, सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उन्होंने हमको पत्रकार ना कहकर कलाकार कह दिया। उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कभी नहीं। जिसने मुझे पत्रकार कहा है ना, वो अंदर से बहुत आजकल चुभ जाता है। लगता है कि कटार। इन्होंने लिखा है आगे, बहुत सुंदर चिट्ठी इन्होंने पिरोई है। लिखा है कि इन 4 महीनों में बाबा मैंने आपको जितना बरता है उस बरतने के क्रम में मुझे कई ऐसी चीजें हासिल हुई जिसे मैं बयान नहीं कर सकता। खाने पीने को लेकर बाबा आपकी बातें किसी संत का भान कराती हैं, जैसे आप उन तमाम व्यंजनों से इश्क हकीकी कर रहे हों। इन दिनों मैं आपको कई दिनों से सोशल मीडिया पर स्टॉक करता रहा, तरह तरह के पकवानों की तस्वीरें देखकर खुश होता रहा। एक तस्वीर बेहद पसंद आई जिसे मैंने अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लिया है। मैं शुद्ध बाप रे, फैन है भैया ये तो। मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं लेकिन बाबा आपको लग रहा हमको आज हनुमान मिल गए हैं। मैं शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं लेकिन बाबा आपके बताने का तरीका मुझे अंदर से इन वर्जनाओं को तोड़कर मटन और चिकन ट्राई करने के लिए प्रेरित करता है। मेरी तरफ से एक आग्रह है कि पॉडकास्ट का एक एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पकवानों और मिठाइयों के ऊपर रखा जाए, या मुनासिब हो तो खाने पीने की चीजों को लेकर आज तक रेडियो पॉडकास्ट शुरू करे, दी बाबा शो। अल्टीमेटली वो करना ही पड़ेगा। ये बहुत दिनों से लोगों को छका रहा है कि मैं अपना यूट्यूब में कुछ करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो फूड का शो तो मैं खुद ही करूंगा। लेकिन वो होगा नहीं बाबा, इतनी डिमांड है उसकी। 71वें एपिसोड में मानस पर चर्चा हुई थी। बाबा, बहुत अच्छा लंबी चिट्ठी है इसको। बाबा की अभी तक की मैक्सिमम बातों से मैं सहमत था, लेकिन पॉडकास्ट सुनने और किताब पढ़ने की तुलना में बाबा ने किताब को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि किताब को पढ़ने के दौरान आप अपने मन के मुताबिक बिंब तैयार कर सकते हैं और किरदारों के घोड़े खोल सकते हैं। इसमें मेरा अलग मत है। वो इसलिए क्योंकि जब सरदार और बाबा मानस के पाठ का विवरण दे रहे थे
तो मेरे मन के अंदर भी इसी तरह के बिंब उभरने लगे थे, जैसा मैं किताब पढ़ने के दौरान महसूस करता हूँ। और जिस तरह की अनुभूति मुझे बीते एपिसोड को सुनने से हुई, वैसा शायद मैं आपकी ओर से लिखे लेख या किताब को पढ़ करके ना महसूस करूं। मानस पाठ के वर्णन में मैं उन नक बहे बच्चों से खुद को रिलेट कर पाता हूँ, क्योंकि पाठ के दौरान दरवाजे पर जब कोई नया आदमी आता था तो बड़े पिताजी अरहा देते थे कि जाओ चाय ले आओ। चाय लेकर आता तो टिकरी, मैदे से बनी एक प्रकार की मिठाई जिसकी टिकिया बनाकर उसे फ्राई करके चाशनी में डुबो दिया जाता है। टिकरी के लिए वो डांट देते कि पहले टिकरी खिलाते हैं फिर चाय, बालूशाही। बालूशाही। लेकिन पीछे से आवाज आती कि चाहे पियाओ, टिकरी खैला के बाद चाह मीठ न लागेला। नगबहा बच्चा होने के चलते एक और बात याद आती है कि जब चाय को कप में उड़ेलते थे, उड़ेलने के दौरान 3-4 बार श्वास ऊपर खींचनी होती थी, कहीं हद पार ना हो जाए। नगबहा बच्चा है। आखिर में एक और बात मैं याद करना चाहूंगा। आज से ठीक 6 साल पहले मेरी सरदार से मुलाकात हुई थी। तकरीबन 1 पखवाड़े मैंने बतौर प्रशिक्षु पत्रकार सरदार के साथ काम किया था। बहुत सारी बातें भी की थी। उन्होंने मुझे एक बात की सीख दी थी, वो ये कि ताउम्र विद्यार्थी बने रहना। सच कहूं तो इस विद्यार्थी बने रहने के स्टेटस से मुझे बहुत खुशी मिलती है। शेष अगली चिट्ठी में 3 ताल का परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, आप तीनों स्वस्थ और मस्त रहें और ऐसे ही प्रेरित करते रहें। जय हो। एक गुमनाम चिट्ठी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहनत से इन्होंने लोम हर्षक भी हाँ। और आनंददायक भी, दोनों तरह से। और आप गुरु लिखते बहुत अच्छा है। हाँ। आप तो मंगल पांडे साबित हुए हमारे लिए। बहुत क्रांतिकारी चिट्ठी है। और हम लोग कभी व्यंजनों पे, मिठाइयों पे एक पॉडकास्ट एपिसोड इसलिए नहीं किए क्योंकि मैं अपने जीवन में कोई भी चर्चा बगैर भोजन के कर नहीं सकता हूँ, किसी भी तरह की चर्चा। मैं चिता पे आदमी को जलाने के पीछे लकड़ी लगाने के विन्यास में भी भोजन का उदाहरण दे सकता हूँ। उस तरह के मेरी प्रवृत्ति है और मैं कोई जानबूझ के नहीं करता हूँ, सहज ही ये हो रहा होता। हमारे यहाँ वह होने के बाद सबके वहां पे यही मन में रहता है कि ये खत्म हो और अपन जाएं। हाँ, चलें। हाँ, क्योंकि तैयारी होती है। जो लोग जाते हैं घाट पे उनके लिए विशेष व्यवस्था होती है कि उनको एकदम स्पेशल टाइप का कुछ मिलने वाला इमीडिएटली। बाबा को सिर्फ भोजन से प्रेम नहीं है, प्रक्रिया से भी है। प्रक्रिया से अधिक है। हाँ। प्रक्रिया से ही अधिक है। तो जैसे खाना जब हम पका रहे होते हैं तो अक्सरिया ये है कि मेरा सारा आनंद प्रोसेस में है। उसके बाद मैं लोगों को खाते हुए देख के आनंदित हो रहता हूँ। खुद अपनी तश्तरी में मेरे बहुत कम आता है। मैं जब दिल्ली आया था तो उस दौरान कई बार शाम को 8-8, 9-9 दोस्त इकट्ठा हो जाते थे। कुल गिनती की 3-4 प्लेटें थीं, एक कढ़ाई थी, एक कुकर था। कुकर में दाल पकती थी, कढ़ाई में उसको छौंक देते थे, छौंका बना करके, और फिर उसी कुकर को हल्का सा खंगार के उसमें भात पका देते थे और लोगों को आमने सामने बैठा के थाली में परोस देते थे। खुद नहीं खाते थे, ये कह के कि तुम लोग खा लो फिर हम खाएंगे, क्योंकि प्लेट नहीं है। आखिर में जब सब खा चुके होते थे तो ये पता चलता था कि कढ़ाई में थोड़ी सी दाल लगी रह गई है और कुकर में जरा से चावल, प्लेट है अब। जो किसी ने शर्म से छोड़ दी है। और फिर उस करछुल को, कुकर को पोंछ के कढ़ाई में डाल के उन चावलों को एक लगभग पीली दिख रही कढ़ाई में दौड़ा के लपेटन के साथ जो आता था वो खाते थे। भूख बहुत लगती थी और 10-11 बजे अपने साथ ये दुर्घटना हो चुकी होती थी कि सारे मित्र खाना खा गए हैं, अपने को केवल बचा हुआ मिला है। लेकिन हमको उतना सा खाना खाता देख के जब दोस्त कहते थे कि बाबा तू तो हमार माई हो, तो लगता था कि बस जीव सब जुड़ाई जीत गए। गया। हाँ। हाँ, लगता था कि सब जीत गया। उम्मीद की फसल हरी हाँ। है। इमीडिएटली आखिर में ममता क्या? बनर्जी। हाँ। तो मैं ममता बनर्जी से ममताब एनर्जी हो जाता था। है ना। हालांकि 2-3 बजे तक तहरी फिर छुकती थी, है ना, क्योंकि बामन भूखा कैसे सोएगा, है ना। तो पेट में तो याज्ञवल्क्य जो है वो ध्वनियां प्रतिध्वनियां पैदा कर रहे होते थे, तहरी बनती थी। तो ये मामला यह है, और आज भी ये है कि हम दस्तरख्वान में पकाएंगे तो अच्छी बोटियां या अच्छे कोफ्ते दूसरे की थाली में परसने में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। अगर कोई कोफ्ता टूट गया है तो उसको मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, नहीं ये मेरा है क्योंकि फूट गया है। दूसरे को खिलाएंगे, फूटा हुआ रस अंदर जा चुका है तो अंदर के माल का मजा उसको मिलेगा नहीं, और अगर उसको अंदर के माल का मजा नहीं मिला तो लानत है तुम्हारी कुकिंग पे पावनी आनंद। इसलिए फूटा कोफ्ता तो मैं ही खाऊंगा। और बाबा प्लेट में रखते हैं जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना, डिजाइन होना चाहिए। ऐसे नहीं रख देंगे कि इधर से डाल दीजिए ऊपर, हाँ वो नहीं होता। तो वो सब होता है। लाइनिंग भी मारते हैं चटनी वटनी की। तो ये जो प्रक्रिया है ना, और ये प्रक्रिया का ही आनंद भोजन में ही केवल नहीं है, संगीत भी एक प्रक्रिया है।
संगीत का खत्म होना आनंद नहीं देता है, संगीत का चलते रहना आनंद देता है ना। आदमी के जीवन का खत्म हो जाना आनंददायक नहीं है, उपलब्धि नहीं है। आदमी का जीवन जीते रहना उपलब्धि है। यही चीज मैं कहता हूं जब हमारे दोस्त कहते हैं कि यार चलो मनाली चलते हैं ना, तो मनाली में कई दिन रहेंगे ना, 3 दिन 7 दिन का कार्यक्रम बनाते हैं, 7 दिन उधर ही रहेंगे। मैं सच बताऊं, मनाली जाके मुझे आनंद नहीं आता है, मनाली तक जाने में मजा आता है। जब तमाम पुलों से, तमाम कटे हुए पहाड़ों से गुजरती हुई गाड़ी आपकी मनाली तक पहुंचती है ना, आसमान, सूरज, हवा, जीव सब बदल रहा होता है। कहीं लगता है कि अरे खाई में गिर न जाए यार, एकदम कितना बगल से पहिया निकाल रहा है ये बस कैसे ओवरटेक करेगी, भयंकर है गुरु, है ना। अरे सांस ऊपर की ऊपर हो रही, नीचे की नीचे, अरे खिड़की से बादल आ रहे हैं अंदर, कमाल हो गया। वो जो आनंद है ना, वही आनंद है। मनाली पहुंच गए फिर वही है, मोमोज ले आओ, सूप ले आओ, जूस ले आओ, ये बना लो, वो कर लो, वो मछली खानी है तो चिरई खानी है, वो घूम फिर के वही है, वही मॉल रोड है, वही शहर है, वही लोग हैं। रुक जाता है, बहते रहना चाहिए। और आपकी जो कथा है गुरु, चिट्ठी, उसमें वैसा ही प्रवाह है। आप किसी एक एपिसोड पे नहीं रुके हैं, आप लगातार बह रहे हैं और मंदाकिनी की तरह संकल्प लिए हुए हैं कि आपको बह के सारे एपिसोड लपेट लेने हैं, एक भी पत्थर आप सूखा नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के ही आनंद मिला सबसे ज्यादा। और हम चूंकि अपनी प्रशंसा सुनते हुए थकते नहीं है, तो हमें तो एक विशेष आनंद आया। हाँ। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसा बाबा बोल रहे थे कि यात्रा में आनंद है, मंजिल पर आनंद नहीं है। ये जीवन के मतलब पूरा जो सिनेमा देखते हैं आप, जन्नत की हकीकत, सिनेमा देखते हैं आप, क्लाइमेक्स में फिल्म का एंड होता है, आपके लिए तो वहीं पे स्टोरी ओवर हो जाती है ना। तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए कि आप पीछे भी चले जाएंगे तो आगे आता रहेगा हफ्ते दर हफ्ते। खत्म तो हम होने ना देंगे जब तक आप लोग ऐसी बातें कह के हमको चढ़ाते रहोगे चने की झाड़ पे, हम कसम से वहीं बैठे रहेंगे। भाई गुमनाम लेखक, चिट्ठियां यार ऐसी लिखते रहना, पढ़ करके बहुत आनंद आया। और कभी कभी हमारी क्रिटिसिज्म भी करें। हम बहुत सारे कमजोर चीजें करते हो, कुछ चीजों से जिससे आपकी सहमत नहीं हो, वो भी हमें बताएं। बिल्कुल, वो अजीत जी इस मामले में बिल्कुल कर्रा क्रिटिसिज्म करते हैं। बहुत बढ़िया। आए ठहरे और रवाना हो गए, जिंदगी क्या है सफर की बात है। अगली चिट्ठी रोहित ओझा, बक्सर बिहार। सभी को प्रणाम। 3 ताल को सुनते हुए एक और जाड़ा बीतने की ओर है। आपकी बैठकी तो झाम फाड़ है ही। तिकड़ी को सुनने का आनंद वैसा ही है जैसे बनारस में पान, पेड़ा और कचौड़ी का। कचौड़ी ताऊ के लिए, क्योंकि ताऊ को किसी भी मीटर में फिट करना गुलर के फूल ढूंढने जैसा है। बनारस के पान और कचौड़ी पर 3 ताल में खूब बदकही हुई है, पर मुझे लगता है कि पेड़ा को पर्याप्त स्पेस नहीं मिल पाया है। संकट मोचन का पेड़ा बाबा की जद में आने से बचा तो नहीं ही होगा, इसका मुझे बचा है, मैंने जिक्र किया है। हाँ, बाबा के बचपन की हरकतों को सुनकर लगता है कि चलो हमने कुछ नया नहीं किया है, बस किसी के किए को दोहराया है। हरकतों के चलते मास्टर साहब हमें उद्दंड कहा करते थे, स्नेह से कहते होंगे। स्नेह का ही शब्द है उद्दंड। बाबा आम के अमावट की तरह हैं, सब रस निचोड़ के पका चुके हैं और उसका आनंद अब 3 तालियों को मिल रहा है, मगर अमावट का जो हल्का खट्टापन है वो ताऊ के हिस्से गया है। ताऊ एकदम दिमाग झनका देते हैं। थोड़ा गुलर के फूल पर कभी चर्चा कीजिएगा, किसी दिन चर्चा हो स्पीड ब्रेकर पर, खासकर गांवों की सड़कों पर जो बने होते हैं, लंबे तिरछे, कई इतने ऊंचे होते हैं कि शहरी बाबुओं के कारों की पेंदी रगड़ जाती है, तो इस पर भी गौर फरमाइएगा। बाकी एक दिन बाबा दिखे थे मगर संकोचवश बोल नहीं पाया, कहीं बाहर आप दिखे होंगे। अब इस चिट्ठी के बाद उनके फेसबुक के चैट बॉक्स में जय हो जरूर लिखाऊंगा। शुक्रिया, और कुलदीप भाई फौरन झोंक के डालते रहिए। रोहित ओझा, बक्सर बिहार। पंचफोरन की बात कर रहे हैं शायद, हाँ, फौरन लिखा है इन्होंने, तो वही पंचफोरन ही होगा। फौरन हम तड़के को बोलते हैं। हाँ, वही है ये। हाँ, तो वही है, जब पंच आ जाएगा तो 5 आ जाएंगे तो पंचफोरन हो गया। हाँ, नहीं तो सिर्फ मिर्ची का फोरन लगता है। हाँ, सिर्फ घी का फोरन भी लगता है। हाँ। आदित्य सौरभ की चिट्ठी आई है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश से। जय हो सरदार ताऊ और बाबा को सादर। आप तीनों जन को एक साथ पहली बार आज तक रेडियो के ट्विटर स्पेस बेबाक बुधवार में सुना। उस दिन शायद इत्र पर चर्चा हो रही थी, तो हम सोचे कि तनिक सुना जाए। हाँ, तो सुने भाई, और खूब मन लगा, तो वहीं से सफर करते हुए पहुंच गए तालों के ताल 3 ताल में। गूगल पॉडकास्ट पर अभी तक शुरुआत से 36 एपिसोड्स का मजा ले चुके हैं और ये मजा आगे पूरे हिंदुस्तान को भी देना चाहते हैं। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि सभी एपिसोड सुनकर ही पत्र लिखूंगा, पर 71वें एपिसोड में रामायण के संपुट पर चर्चा हुई तो ऐसा लगा कि शायद
अखंड रामायण का वाङ्मय भी पूरा नहीं हुआ है जिसे मैं अपने अनुभव से भरने की कोशिश कर सकता हूँ। अखंड रामायण में सबसे क्रूशियल समय होता है रात के 1 बजे के बाद, और उस समय रामायण कहने का मजा अलग ही होता है। बाबा की तरह हम में से भी कुछ जन खिंचवैये में गिने जाते हैं, और उसमें भी रफ्तार इस किस्म की कि 25 से 30 मिनट में सुंदरकांड फिनिश। और उस समय पढ़ने का तरीका भी कुछ इस तरह होता है। इन्होंने लिख के बताया, मंगल भवन अंगलहारी द्रबहु सुरथ जिर बिहारी। हाँ, इसमें रिक्त स्थान वास्तव में रिक्त ही होता है। कभी कभी तो पूरी चौपैये ही ऊआ में निकल जाती है। दरअसल यह समय ऐसा होता है जब कायदे से पढ़े कहे तो पढ़े नहीं तो कहने वाले सो चुके होते हैं। और हम सब भी भगवान नाज है हिंद पर वो कहाँ है। मच्छरदानी मसारी में वो कुछ ट्रेन होती है ना, हाँ, जो हॉल्ट पे रुकना होता है लेकिन बढ़ के स्टेशन पे रुकती है ऐसे जंक्शन में, वो वाली ट्रेन हो जाते हैं। और हम सब भी भगवान, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं रात में 1 बजे के बाद रामचरितमानस अखंड रामायण के पाठ को और रात में 1 बजे बाद काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस को एक जैसा चलता हुआ पाता हूँ। लगता है ये कब पटरियों से अलग हो जाएगी ये रेलगाड़ी। अक्सर मैं रेलगाड़ी से यात्रा बहुत पसंद करता हूँ, मैं कई बार उसकी वकालत कर चुका हूँ, लेकिन रात में 2 बजे 3 बजे अचानक से नींद अगर खुल जाए, खड़क 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 ना, पटरियों से बदलती हुई गाड़ी है ना, उस लगन लगता है कि मतलब ये धुआं उड़ाए रे रानी मुखर्जी वाली नहीं है। ये तो लगता है कि आज गए हम स्पेस में एकदम सीधे। अब भैया अगर पलट गई इतने टाइम तो क्यों पानी पूछे वाला ना ही, क्यों निकारे वाला ना ही है। कई डिब्बा एक के ऊपर ऊपर हुई है, कोई जानत नहीं। एकदम यही रफ्तार, एकदम यही बिम। और जो कुलदीप ने बताया वही होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, फुल स्टॉप, कामा, इन सारे निग्रहों से वो मुक्त ये बट्टी वाला होता है। हाँ। संस्कृत के मंत्रों में जो नए वाले जो समझ नहीं आती, समझ में नहीं आता, स्वाहा। हाँ। तो इन्होंने कहा कि जब वो सो चुके होते हैं, कायदे से पढ़ाई हो तो नहीं पढ़ो नहीं तो, और हम सब भी भगवान से भूल चूक क्षमा करी है महाराज कह करके धुन देते हैं। रात में उसी समय 1 बजे के बाद कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जबरदस्ती निद्रासन से उठाए जाते हैं और बांचने के लिए व्यास पीठ पर स्थापित करवा दिए जाते हैं, लेकिन वो भले ही तुरंत निद्रा से उठकर आ जाते हैं पर निद्रा उनसे उठकर नहीं जा पाती। और तत्समय रामायण की पंक्तियां उबासियां लेकर गाई जा रही होती हैं। प्रभु की कृपा के बाद एक लंबी उबासी और चौपाई खत्म। जन्म उबासी लेने में ही सुफल। कभी कभार ऐसा होता है कि आधी रात के बाद 2 कहवैयों के अलावा और कोई नहीं होता, तो 1 से 2 चौपाई के बाद बार बार सिर उठाकर नजर घुमाते हुए ताकते हैं कि कोई नजर आ जाए तो बुला लें। हाँ। पर कोई नजर कोई हम बता रहे थे कि कई बार होता है कि आपको 10-12 लाइन खुद पढ़नी है, सामने वाले का कंधा झकझोरते रहना है, उठा होए उठा, कह तो सकते थे अखंड रामायण टूट जाएगी। आगे सुनिए, बहुत फनी। आगे ने लिखा है कि नजर घुमाते हुए ताकते हैं, कोई नजर आए तो बुला ले, पर कोई नजर आए तो क्यों आए। अगर गलती से कोई 1-2 नंबर के लिए उठा और पाठ करने वाले की नजर उस पर पड़ी तो वो संपुट गाते गाते बीच में कुछ यूं बुलाता है, दीनदयाल तन्हिया वायात बिरुद संभारी। भाई मौज कर दी। वैसे मुझे लगता है कि रामायण कहने का नशा वेब सीरीज के नशों से कम नहीं है। गांव के इर्द गिर्द कहीं भी आवाज सुनाई देती थी, हम अपनी मंडली लेकर पहुंच जाते थे। वैसे तो बिन बुलाए मेहमान रहते थे, पर स्वागत मेहमानों से भी ज्यादा होता था और अगले दिन पूड़ी का न्योता अलग से मिलता था। हालांकि पूड़ी और स्वागत के लिए नहीं जाते थे, गाने बजाने का आनंद दूर दूर तक खींच कर लेकर जाता था। बाद में कुछ ऐसा होने लगा कि लोग धकापेल रामायण ही करवाने लगे, ये सोच करके कि गांव के कुछ लौंडे खलियर तो हैं ही, पूरा दिन गाएंगे बजाएंगे। लेकिन धीरे धीरे निजी जीवन के प्रति रुझान हुआ और अब घर पर पढ़ते पढ़ते ही कुर्सी को ढोलक बनाकर संपुट दोहराते रहते हैं। बहरहाल देवघर वाले ताऊ को प्रतापगढ़ यूपी से मेरा प्रणाम पहुंचे। बाकी बाबा तो बगल से ही हैं, रायबरेली से, वही रायबरेली जहां बंगला में बैठो बोलकर मड़हा में बैठा देते हैं। सरदार भी पड़ोसी हैं, लेकिन अब आप स्थान के दायरे में नहीं बंधे हैं बल्कि अंडरवर्ल्ड हो चुके हैं। मेरा मन है कि कभी उन शब्दों पर जरूर चर्चा करें जो सच में 4 कोस पर बदल जाते हैं, जैसे रायबरेली में बंगला का प्रतापगढ़ में मड़हा हो जाता है, और इसी तरह के कई शब्द बाबा और ताऊ प्रयोग में लाते हैं। बंगला छवाए रहे। हाँ,
हमारे यहाँ पे बंगला बोलते हैं। बड़े बड़ी मुश्किल से उस दिन बरामदा याद आया था। हाँ हमारे यहाँ उसको बंगला ही बोलते हैं। अच्छा भैया, फिर कबो लिखब अगर आप सब जने के ही पसंद आए तो। अरे भैया बहुत पसंद इनके आया। पत्र को अगर आदित्य सौरभ। आदित्य सौरभ के पत्र को अगर राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल पढ़ते, सुन पाते, तो आनंदातिरेक होते और कहते कि अरे वाह। राग दरबारी के कई और संस्करणों की संभावना, चेतना, बिंब और भाषा तीनों तरह से जीवित है और मैं आसानी से मर सकता हूँ। आज दोनों तरफ से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट बहुत 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 बाबा ने भी बढ़ा करा। दे दिया एक। हाँ। तो ये बहुत कर्रा पत्र है और मैं इस पत्र की कथा वस्तु से ज्यादा इस पत्र के शिल्प में खोया हुआ था। इन्होंने उस संपुट को कितने सुंदर तरीके से बरता है हाँ। और उसको कैसे संपुट कह भी दिया है, लेकिन पंक्तियों में कहा है उसको प्रोज बना करके। वो लिखा कैसे ऐसा है बात कि करके उसमें वो- दृश्यात्मकता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। उस दिन के एपिसोड में मैं अकेला था जिसे संपुट समझ में नहीं आया था। आप दोनों उसके ज्ञानी थे। आप दोनों ने उसको न सिर्फ अनुभव किया था बल्कि जिया था। हाँ। और मेरे लिए था कि संपुट, सम डोंट पुट। सम इनपुट नो इनपुट। आज की मिस हो गया। पत्रावली में सबसे सुंदर बिंब जो है ना, वो चाय के परसैया का 2-3 सांस तेजी से खींच के हाँ। अपने नासा द्रव्य को रोकने का संधान है। ये कमाल का बिंब है, बहुत ओरिजिनल है। इसमें कोई लाग लपेट चोरी पंचायती टाइप मामला नहीं, एकदम ये ओरिजिनल है। यही होता है, ऐसे ही होता है। और ये 2-3 बार और होता है, मास्टर के सामने होता है। जब आप क्लास में नकबहे हों, मास्टर आपके सामने खड़ा हो जाए, उस वक्त लोग कपाल, अगर वो आवाज वैसे आती थी हाँ, उसमें। बच्चे कपाल भाती करने लगते। अगर बहता हुआ दिख जाए तो मान लीजिए होमवर्क नहीं किया, इसके लिए मार पड़नी थी 4 चांटे। अगर नाक भी बह रही है तो 4 और पड़ जाते थे उसमें। बिल्कुल। और उसमें वो नाक को संभालना अपनी हाफ पैंट संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था। जब बच्चा टूट जाता था मार खाते हुए, तब फिर वो नाक को छोड़ देता था और तब वो होठों से होते हुए कहाँ कहाँ फैल रही होती थी। वो विकृत दृश्य होता था, लेकिन उसमें दिखता था कि ये बच्चा वाकई टूट गया। इसने अनुशासन की सारी ज्यामिति को जब तक संभाल सकता था संभाला, और अब किसी ने इसकी कॉपी फाड़ दी। अच्छा, आपने मानस और संपुट की बात की, इस बीच में इन्होंने इनपुट का प्रयोग किया। हमारे यहाँ होता था राम की जब बात होती थी ना, तो राम राम जब जल्दी जल्दी बोलेंगे तो कैसा सुनने में लगता है? वो मरा मरा लगता है। हाँ, इनपुट को जरा जल्दी जल्दी बोले, उसी में आज का मर्म है। इनपुट 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 क्या है? पुटिन 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 उसी में आज का पुटिन, पर्व है। पुटिन। आज ताऊ ने डी के बॉस कर दिया। ठीक है, अगली चिट्ठी। कुशाग्र की चिट्ठी आई कानपुर से। अरे कुलदीप भाई जी, क्या इन्होंने 3 एक्सक्लेमेशन लगाए आगे, इसलिए ऐसे पढ़ रहा हूँ। अरे कुलदीप भाई जी, क्या इंट्रो परोसे हो यार, मौज आ गई। बाबा चूंकि ये कानपुर से हैं, पिछली बार वो था ना पानी ढीलो वाला, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, इसलिए बाबा के कानपुर कनेक्शन के बारे में जानकर अच्छा लगा। काफी रॉबिन हुड टाइप आदमी है। शुरुआत बाबा जो है ना, इस क्षेत्र के मोदी है। तंजावुर से लेके ताशकंद तक। मैं हमेशा से कन्याकुमारी जाना चाहता था, लेकिन मैं कानपुर में अटक गया। शुरुआत के एपिसोडों में जब न्योता वाले श्रोता अपने शहरों के बारे में पूछते और बताते थे और बाबा जब उसका अति मनोहारी चित्रण करते थे, तब बहुत मन करता था कि कभी हम भी कहीं से कानपुर के बारे में कुछ बुलवा लें, मगर संकोच रहता था कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को वैलिडेशन से शांत करवाने वाली बात लगेगी। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जैसे 2009 के नवजात फेसबुक पर डीपी डालने के बाद दोस्तों से डीपी लाइक करने को बोलने पर आती थी। हालांकि सच कहूं तो मुझे नेशनलिज्म के आसपास की फीलिंग कानपुर को लेकर ही आती है, और विद्या कसम कानपुर के बाहर ही कनपुरियों से मिलकर के अच्छा लगता है, मतलब कानपुर के भीतर नहीं लगता। अब विद्या कसम तुम खाए तो ठीक है कह रहे होंगे, क्योंकि कनपुरियों से बातचीत नहीं हो पाती ना। क्योंकि कानपुर में सभी तुर्रम खान हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। आकांक्षा सिंह, बस्ती उत्तर प्रदेश से चिट्ठी है इनकी। अपनी पहली चिट्ठी के 3 ताल में सर्वप्रथम शामिल होने पर उसी खुशी का अनुभव कर रही हूँ जैसे पहले प्रयास में किसी परीक्षा में टॉप कर लिया हो। जब तक मेरी चिट्ठी पढ़ी जा रही थी, मेरे मन मस्तिष्क में डोपामाइन का एक्टिवेशन बढ़िया चल रहा था। मुझे ऐसी आशा है कि शुभम जी आप सबको मेरी बात जरूर याद दिलाएंगे। सरदार जी ने 71वें एपिसोड की एंट्री में गर्दा उड़ा दिया, क्या कहने, मजा ही आ गया। बाकी बाबा जी और सरदार जी का रामचरितमानस का प्रसंग बढ़िया चला। जय हो। आनंद तिवारी ने एक चुटकुला भेजा है जिसका उन्वान मुझे पसंद आया। आकांक्षा से 2 चीजें हाँ। मैं कहना चाहूंगा।
कि आप बस्ती से हैं और मेरे दो प्रिय कवि बस्ती से हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और अष्टभुजा शुक्ला। ये दो मेरे प्रिय कवि हैं और बस्ती के हैं। बस्ती के हमारे बहुत अभिन्न मित्र भी हैं। अब हम लोग बहुत समय से मतलब साल में 1-2 बार बतिया पाते हैं, लेकिन गोरखपुर और फैजाबाद अयोध्या के पूरे वितंडावाद में बीच में जो सरयू किनारे कुछ पड़ा है, अनदेखा, अनछुआ, परित्यक्त, किसी की तो बस्ती है। हाँ, बस्ती वो बस्ती बसते है। बसते बस्ती है। और वो बस्ती ही रह गई। ये दोनों शहर हो गए, हम्म। गोरखपुर शहर हो गया, फैजाबाद शहर हो गया, अयोध्या तो श्रीनगरी हो गई है, लेकिन बस्ती बस्ती ही रह गया। चला शहर का नाम बस्ती है, कितना अच्छा है। कुछ भी कर देंगे आप उसको, स्मार्ट सिटी बना दें, कैपिटल बना दें, रहेगा बस्ती ही। बस्ती ही रहेगा। श्रावस्ती और बस्ती। आनंद तिवारी ने एक चुटकुला भेजा है जिसका उन्वान देखिए, चुटकुले का शीर्षक है मूड फ्रेश। गांव में दो सहेलियां 12वीं की परीक्षा देने जा रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। रेखा: पिंकी, तू तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, पास कैसे होगी? पिंकी: अरे छोड़ना यार, पास हो गई तो 13वीं, 14वीं, 15वीं की परीक्षा दो और फिर वही मिलेगा, वही नौकरी वाला पति। रेखा: तो बढ़िया तो है। पिंकी: क्या बढ़िया है, 10 घंटों की नौकरी और तनख्वाह 25-30 हजार, फिर गुड़गांव, बेंगलुरु, मुंबई, पूना जैसे बड़े शहरों में रहने जाओ, वहां किराए का घर जिसमें आधी तनख्वाह चली जाएगी, खुद का घर चाहिए तो लोन लेकर 10-15 मंजिल ऊपर घर लो, एक गुफा जैसे बंद घर में रहो, लोन चुकाने में 15-20 साल लगेंगे, न त्योहारों में छुट्टी, न गर्मी में, सदा बीमारी का घर, स्वस्थ रहना है तो ऑर्गेनिक के नाम पर 3-4 गुना कीमत देकर सामान खरीदो तो सो अलग, और बाकी तू सारा जोड़ घटा गुणा भाग कर ले, तेरी समझ में खुद आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं परीक्षा में फेल हो गई तो पिताजी किसी अच्छी खेती वाली किसान से ब्याह करा देंगे, पैसे कम ज्यादा होंगे लेकिन सारे अपने होंगे, कोई टैक्स का लफड़ा नहीं ज्यादा, कम रेट का बिजली पानी, सारा कुछ ऑर्गेनिक खुद उपजाएंगे, खुद की भैंस का दूध पिएंगे, बीमारी की कोई चिंता नहीं, और बड़ी बात यह कि सास ससुर पति बच्चे 24 घंटे साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि सारी सरकारें हमारे वोटों के चक्कर में हर इलेक्शन से पहले हमारा लोन माफ कर देंगी, और उस लोन को चुकाएगा कौन? वही नौकरी वाला तुम्हारा पति। चुटकुले से याद आया, कल स्टीरियोटाइप ने सुनाया या अजीत ने सुनाया, किसी बेबाक बुधवार दोनों में से एक हाँ। सिंधी ने एक चुटकुला सुनाया था। तो जो बेबाक बुधवार में नहीं थे उनको मैं याद दिला दूं। वो चुटकुला ये था कि तबलीग वाले एक दूसरे को बहुत बुराइयों से बचने के लिए प्रेरित करते रहते हैं और बस में चलते हैं, जगह जगह जाकर के लोगों को प्रेरणा देते हैं सही रास्ते पर आने की। तो उन्होंने कहा कि देखो, औरतें दिखें तो नजर मत डालना, नजर पड़ जाए तो नौज बिल्ला ये कहना कि वह अल्लाह अपनी शरण में रखे। तो बस में जा रहे थे, एक को औरत दिख गई तो उसने कहा नौज बिल्ला, तो बाकी बोले किधर। ये सिंधी ने स्टीरियोटाइप सिंधी ने जो हमारे बेबाक बुधवार में हाँ। पाकिस्तान से आते हैं, अशफाक उन्होंने अपना नाम बताया इस बार। अच्छा। हाँ, उन्होंने सुनाया था ये। किधर है किधर? पीछे देखो पीछे। थोड़ी देर में देखो नोज बिल्ला के स्वर गुंजायमान होने लगे। तो अब चिट्ठियों को यहीं विराम देते हैं। चिट्ठियां इस बार बहुत सारी आई हैं, जिनमें से मैं सारी नहीं ले पा रहा हूँ, ऑफकोर्स आधी भी नहीं ली हैं अभी। इस बार बहुत चिट्ठियां आई हैं तो हमने आगे के लिए बचा ली हैं। अगर आपने भेजी हैं और इस बार शामिल नहीं हुई तो ये मत सोचिए कि कहाँ गायब हो गई, वो हैं। और हमने पढ़ तो ली है। हाँ, पढ़ ली है। शायद यहाँ पढ़े नहीं, हाँ, पर पढ़ ली है। कोशिश और यहाँ करेंगे पढ़ने कि का यहाँ मौका भी पढ़ लगेगा। लेंगे। हाँ। वो अगले एपिसोड्स में आस्ते-आस्ते। धीरे धीरे करके एक एक करके वो पढ़ते जाएंगे। कोशिश यही करते हैं हम लोग कि कोई चिट्ठी, बड़ी चिट्ठी मिस केवल ना हो। ऐसे ही पत्र हम लोग नहीं पढ़ते हैं जो पूरी तरह से विषयांतरित हों, जिनका भविष्य में भी 3 ताल से बहुत ताल्लुक नहीं हो, जो किसी विशेष प्रकार की चीजों को बेचने प्रसारित करने की दृष्टि से भेजे गए हों या असंवैधानिक असंसदीय शब्दावली से भरे हों। वैसे अभी तक आए नहीं, मतलब इस मामले में 3 तालियों की नहीं, दाद दूंगा। हमारी जो इसमें वो है कि हमारे थ्योरी पैरामीटर्स। हाँ, लेकिन बाबा बस जाने अनजाने जो हमने कम्युनिटी बनाई है ना, हाँ, वो वही बहुत सॉलिड कम्युनिटी बन गई है और बड़े अच्छे लोग जुड़े हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अच्छे लोग हैं। बेबाक बुधवार में भी, जो बुधवार को 9 बजे हमारे ट्विटर हैंडल पे आता है, उसमें भी मैं देखता हूं कि एक अजीब सा एक फैमिली जैसा माहौल होता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी उसमें बकवास करने वाला आदमी नहीं होता। आदमी तरीके की बात करता है, उससे बड़ा गर्व होता है कि हमने एक ऐसा कुनबा अपना बन कुनबा गया बनाया है। है ये जो वैसे ही है जैसे आप नौकरी से वापस शाम को घर आते हैं तो पूरा संयुक्त परिवार में सब लोग मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैं कम चीजों में प्राइड लेता हूँ, पर एक दिन रात में बैठा हुआ मेरा एक दोस्त आया था, वो कहीं और पत्रकारिता ही करता है दूसरे शहर में, और उसको मैं सिर्फ 3 तालियों की कुछ चिट्ठियां पढ़वा रहा था और वो कितना प्रसन्न हुआ उनको करके कि यार इतना समय दे करके लोग लिख रहे हैं।
तब मुझे पहली बार थोड़ा सा लगा कि एक हाँ, ठीक हम लोगों है। ने मिल करके कुछ बना दिया है कि जो लोगों को आनंद आ रहा है, एक कम्युनिटी जैसी बन गई। कुछ निजी मेरे एक्सपीरियंस है। एक मेरे जानने वाले हैं, और वो ब्रूट आपने देखा होगा, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ब्रूट इंडिया, वहां पे काम करते हैं, अधिकारी हैं बड़े, और उन्होंने ये लिख कर भेजा कि मैं 3 ताल सुनते सुनते थकता नहीं हूँ, है ना, जबकि अंग्रेजी ना है टोटल, हमारी वो भी हिंदी जैसी है, उस तरह के तो समझिए बिल्कुल ही नहीं है, पर उन्होंने कहा कि इसे वीडियो पर डालें। तब से मैं भी सोच रहा हूँ नहीं, ये कि करेंगे इसका वीडियो हाँ। बनाया जाए इसको मतलब और जो लोग देखना भी चाहते हैं सुनते हुए, उनके लिए, हालांकि हम लोग तो प्रेफर यही करते हैं, हमने इसको सुनने का ही मीडियम बनाया है, और वैसी ही बातें करते हैं कि आप दूसरा कुछ करते हुए सुन पाएं। टीवी में तो आपको देखना पड़ता है, यूट्यूब में भी आपको देखना पड़ता है, आपकी आंखें और कान दोनों एंगेज हो जाते हैं। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि एक ही चीज एंगेज हो और आप एंगेज रहें अपने कामों में। पर खैर, कोशिश ये रहेगी कि हम भी इसके बारे में, वीडियो के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे कई बार लगता है, जैसे मैं कहता हूँ ना कि वो पॉडकास्ट के संदर्भ में नहीं था, सिनेमा के संदर्भ में था, कि पुस्तक को पढ़ना और सिनेमा को देखना, उन दोनों में पुस्तक पढ़ना ज़्यादा आनंददायक है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत सारे बिंबों को आपके अंदर बनने देता है और अलग अलग तरह की चीज़ें बनने देता है। वो एक सांचे में बांध नहीं देता है। एक निर्देशक क्या करता है ना, फिल्म को दिखा देता है कि ये जो चरित्र आप देख पा रहे हैं ना, ये हैं, ये हैं, ये हैं, और फिर केवल आपकी अद्वितीयता नहीं रहती उसमें कल्पना, क्योंकि सबको पता है कि लंगड़ा त्यागी बाहुबली सैफ अली खां बने हैं, ये सब जान जाते हैं। लेकिन जब आप ओथेलो पढ़ते हैं ना, तो आपके दिमाग में जो चरित्र आते हैं वो एकदम अलग है। तब आप अपने मन में लंगड़ा त्यागी बनाते हैं। आपका हीरो होता है सलक, और कोई उसको सोचा नहीं सकता है। आपका विलन आपकी सुंदरी होती है, वो कोई और देख नहीं सकता है ना। आप पिया इन नैनन में मैं पलक ढांप तो लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं, वो स्थिति हो जाती है। तो ये आनंद है। आप पॉडकास्ट सुनकर जितना मजा ले रहे हैं ना, भाई साहब कर तो देंगे वीडियो, लेकिन मजा नहीं आएगा उतना। ये 2 घंटे जो हम कान पर एक छोटा वर्ग है जिनको की रहता है कि बाबा जब ये बोल रहे थे देखना भी चाहते, तो उनके मुस्कान की चौड़ाई कितनी थी। नहीं, जब आप वो एक बता रहे थे ना कि मैं ईरान में वहां बसना चाहूंगा और 4.5 किलो के बकरे उनको दूंगा और वो बाजरा दूंगा, 4.5 फीट के वहाँ 4.5 किलो का कौन सा बकरा होगा, लागर बकरा होगा वो। तो वो उस समय जब आपकी आंखें बंद थी और हाथ जिस तरह से मुद्रा में उठे हुए थे और आप थोड़ा तिरछे हो, एक कंधा आपका थोड़ा श्रीवल्ली वाला हो, वो देखना चाहते हैं, वो है उसमें एक विजुअल ले लीजिए। अरे यार, यहाँ पे मैं बता दूं फिर, पुष्पा आप लोगों ने देख ही ली है, बहुत सारे लोगों के बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं उसके बारे में। अमेज़न पे हिंदी में भी उपलब्ध है और बाकी भाषाओं में भी है। बहुत ही बुरी फिल्म है एक तरह से देखें तो, पर यार एंटरटेनमेंट बहुत है उसमें, बहुत। यही उस फिल्म की खूबी है। और मैं फिल्म देखता क्यों हूँ, मैं जानता हूं कि नारीवादी लोग, मैं मतलब मेरे भी विचारों में जिस तरह से नारी का चित्रण हुआ है उसमें अब नहीं होना चाहिए, नहीं, पर मेल टॉक्सिक मेल हूं मैं तो, और गिरा हुआ आदमी हूं, तो मुझे वहां से ना मजा बहुत आया बस। ताऊ उसमें एक और बाद में फहद फासिल आ गया, और फिर उन्होंने अगले बार फहद फासिल हीरो होगा, ये विलन होगा, ये देख के तो और भी आनंद आया कि मैं इंतजार कर रहा हूँ कि दूसरे भाग का। जो एंट्री थी फहद फासिल की, मतलब जो मांग के जब वो धुआं छोड़ता है, अरे कमाल हो गया। मतलब हमको तो लगा कि बस प्रभु मिल जाए, जैसे आप बनारस में घूम रहे हो, बाबा विश्वनाथ कंधे पे हाथ रख देंगे, कहाँ फहद फासिल को देख के हमको लगा ये यूरेका। एक चीज बहुत अच्छी लगी फिल्म में, जो है ना, डायलॉग को सीधा हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो चूंकि फहद फासिल हरियाणा का शेखावत है, तो उसके लिए तेलुगु में डायलॉग था कि ये हरियाणा से आए हैं, इनकी तेलुगु थोड़ी सी कमजोर है। अब सब जगह तेलुगु जहां था उसको इन्होंने हिंदी कर दिया, तो डायलॉग ये था फिल्म में जो हिंदी वाले में है कि ये हरियाणा से आए हैं, इनकी हिंदी में थोड़ी सी पकड़ कमजोर है। तो लिटरल ट्रांसलेशन हो गया। पर जब आज बच्चे हमारे जो हैं वहां पे बहुत चिल्ला रहे हैं कीव में इंडियन एम्बेसी के सामने कि हमें भारत भेजो, यात्रा का टिकट बहुत महंगा हो गया है, अरे प्लेन ही नहीं चल रही है, तो महंगा तो मतलब महंगा सस्ता से क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख का टिकट को 10,000 का हो जब फ्लाइट ही नहीं है। पर ये बच्चों को ना पिछले 1 महीने से सरकार बोल रही थी कि निकल लो, तो ये सब क्या थे, फ्लावर समझा है, फायर है, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, झुकेगा नहीं। आज जो है ना सब अब कह रहे हैं रुकेगा नहीं। कल तक था झुकेगा नहीं, आज कह रहे रुकेगा नहीं। पुष्पा
का मैं दीवाना हो गया हूँ और उस फिल्म के पक्ष में खूब सारी वकालत कर चुका हूँ। पिछले महीने भर से उसी के गाने सुन रहा हूँ, है ना। मैं श्रीवल्ली, सामी, है ना, सब सारे के सारे, है ना, ओ अंटवा मावा, है ना, सारे गाने याद हैं, स्टेप्स याद हैं। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा था जो इसके पहले नहीं हुआ था, कथानक से लेके हर चीज। लेकिन इसकी कसावट जो है ना भाई साहब, ऐसे तो शोले में भी कुछ नहीं है, लेकिन शोले आपको बांधे रखती है, मंत्रमुग्ध रखती है। वही कुवत इस फिल्म की है। और एक चीज का मैं मुरीद हो गया बहुत दिनों बाद, मतलब जो काम प्रभु देवा करके गए थे सिनेमा में नॉर्थ इंडियंस के लिए, जो खलबली मचा के गए थे प्रभु देवा। हमसे है मुकाबला फिल्म आई थी, है ना, उसमें केवल हैट चलती है और हाथ चलते हैं, मनाई की गोली मार के ऐसे ऐसे करके, है ना, बंदूक तान के गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या, है ना, ऊ वारा करके, और उर्वशी उर्वशी। वो वाले सिनेमा के बाद में जो दूसरा लड्डू फूटा ना, 2 दशकों के बाद फूटा, और वो ये था श्रीवल्ली, है ना, वो ऊ अंटवा मावा था, है ना, वो सामी सामी था। इस गाने में सामी सामी को लेकर थोड़ा सा मुझे स्वामी स्वामी वो पति उसके लिए है, तो वो लेकिन श्रीवल्ली का मिट्टी उठा के पैर छूने वाली, लेकिन ठीक है, मतलब वो मुझे, लेकिन बाबा व्यवहारिक रूप से चीजें ऐसी होती हैं। श्रीवल्ली का जो गाना है उसको मैंने एक प्रयोग किया। कोरियोग्राफी के मामले में ये फिल्म, मतलब मैं बहुत तरह का डांस देखता हूँ, मैं पागलों की तरह डांस देखता हूँ। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मैं खाना और डांस ही देख रहा होता हूँ सर्च कर करके। ये यूक्रेन जो पीटा जा रहा है ना, यूक्रेन गॉट टैलेंट का कोई एपिसोड मैंने छोड़ा नहीं है। आप समझ लीजिए कि मैं यूक्रेन का भी टैलेंट देख रहा हूँ उनके वो शोज में जा करके। और मैंने आज अपनी टीम से कहा कि वहां पे कथक करने वाला कपल है, उसके ऊपर स्टोरी करो, भारत में कौन कौन वायरल रहे हैं लोग, है ना। आप ये समझ लीजिए कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं ना, वो कमाल है, वो कमाल है। मैं मतलब ये इसका जो आप कह रहे हैं, ये श्रीवल्ली वाला जो है, वो कितना सिंपल हो कि वो कितना कमाल। उसमें मैंने एक चीज की है, आप लोग भी ट्राई करके देखें, सुनने वाले 3 तालिये भी। उसका ना स्पॉटिफाई पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें श्रीवल्ली ऑल लैंग्वेजेस है, और मैं उसको चला देता हूँ। एक बार हिंदी में बजता है, फिर तमिल में, फिर तेलुगु में, और 5 भाषाओं में या 4 भाषाओं में है, तब तक मैं घर पहुंच जाता हूँ, और मुझे उसमें एक अलग मजा आता है। तो वो और भी मैं इसमें इतना शुद्धतावाद में घिरा रहा कि मैं तेलुगु के अलावा कुछ छूना नहीं चाहता हूँ। मैं वहीं पे अटका हुआ हूँ। मैंने उसी में फिल्म देखी है, उसी में गाने सुने हैं। हिंदी वाला आ जाता है तो मैं तुरंत बदल देता हूँ। मैंने हिंदी में देखा इसलिए कि मैं सबटाइटल पे देखो तो एक्सप्रेशन नहीं देख पाता। नहीं, 2 बार देख लिया हमने इसलिए। अच्छा, पुष्पा को एक बार सबटाइटल। खैर, अब मैं समझ पाया हूँ कि इतना फीवर क्यों है। मैंने बहुत रजिस्ट किया कि मैं नहीं देखूंगा इसे, क्या देखना है इसमें। मैं जानता हूँ आंध्रा में कैसी फिल्में बनती हैं, तेलुगु में खास करके, और अल्लू अर्जुन क्या बनाते हैं, तो बहुत रजिस्ट किया। पर जब इस तरह के फिगर आने लगे कि इन्होंने हिंदी फिल्मों को उत्तर भारत मैंने भी में नहीं देखा बहुत दिन तक, तो मैंने कहा देख लेते हैं। मजा बहुत आया यार, गंदी फिल्म है पर मजा बहुत आया। ताऊ ने ऐसा मुंह बना के कह रहे हैं कि कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आया मजा। ठीक है यार, दुकान बहुत गंदी थी, लेकिन एक बात खाना बढ़िया था यार, समोसा कमाल था। ठीक है, तो अब मुलाकात 73वें एपिसोड में होगी 3 तालियों से। बिल्कुल पता नहीं तब तक दुनिया के नक्शे में क्या क्या चीजें बदल चुकी होंगी, युद्ध आगे बढ़ चुका होगा या लोग समर्पण कर चुके होंगे। जो कहार बन के यूक्रेन को कंधे पे लेके आगे आए थे, वो डोली छोड़ के भाग चुके होंगे या बांके ले लेके वापस लौटेंगे। तो लास्ट में मैं एक डायलॉग बोलूंगा कि व्हाई आर यू क्राइंग? आई एम लाफिंग। अपना क्या है, अपने को तो मजा आना चाहिए। रूस जीते, यूक्रेन जीते, अमरीश पुरी जीते। अच्छा, आज वो यूक्रेन वाला वो मुझे वो याद नहीं, अमरीश पुरी उनका प्रेसिडेंट आज बोला भी झुकेगा नहीं साला। बोला भी फायर है भाई। अभी क्या होता है कि देश में ना, यूक्रेन की हालत वो थी जॉनी लीवर वाली। कॉमेडियन राष्ट्रपति जॉनी लीवर अमरीश पुरी को मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, इस होप में कि सनी देओल आएगा। कल्पना है मतलब पुतिन और अमरीश पुरी खोपड़ी तो एक ही ऐसी है। सनी देओल आएगा, ठीक है, और कूट देगा। सनी देओल है जोएल, क्या नाम है उसका, जो बाइडेन। घुमा के अमरीश पुरी ने कान के नीचे लगाया, सनी देओल कहीं दिख ही नहीं रहा है। सनी देओल कह रहा है कि माय थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद यू। 2.5 किलो का हाथ अभी मैं इधर ही रखता हूँ। दुकानें जलती हैं तो जलने दो। तो 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, और फिर से वो रिमाइंडर, हम लोग जब अगला एपिसोड करेंगे 73वां, तब वो बीत चुकी होगी मार्च का, लेकिन वो पहला एपिसोड होगा, तो ऑफ कोर्स मार्च पर थोड़ी बात तो करेंगे। पर अगर आप महादेव पर पॉडकास्ट सुनना चाहते हो
चूंकि महाशिवरात्रि आ रही इसलिए दोबारा याद दिला रहा हूँ, सबसे कूल है महादेव क्यों, और ताऊ को भी लगता है वही सबसे कूल है। ताऊ के फैंस के लिए खास तौर से वो 21वां एपिसोड है, उसको सुनिए पीछे जा करके। और कुछ एपिसोड में बाबा और मैं एक तरह की बातें करते हैं, वो उनमें से एक है, जिसमें कि सब मिले हुए। हिजाब पे भी हम लोग एक मत थे। हाँ वही, उसमें एक थोड़ा था माइनर कंटेंशन था, पर बाकी हाँ तो वो हम उसमें ज्यादा क्रूर हो गए थे। बाबा डिगने वाले नहीं है, झुकेगा नहीं। ताऊ ने कहा कि मैं सीपीएम हूँ, मैंने कहा नहीं मैं तो एमएल 30 ml। ठीक है, चिट्ठियां और आज बहुत गूगल हो गई है। तो ये एक तरफ इधर युद्ध हो रहा है, इधर ढाके लग रहे हैं, कोई कहेगा इसमें भी। यही लाइफ है, यही है कि जब युद्ध हो हंसना चाहिए। क्या जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाएंगे, हाँ जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए। तो फिर सुनते रहिए 3 ताल, तालों में 3 ताल, बाकी सब तलैया। और चिट्ठियां वहीं भेजनी है radio@aajtak.com पर। जो पहली बार सुन रहे हो उनके लिए व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 9953323303 9953323303। इसको सेव कर लीजिए। और अभी मेरी आदत नहीं पड़ी है और सुनने वालों के लिए बता दूं, बाबा ने बहुत प्रैक्टिस करवाई है। हाँ प्लीज। बाबा ने चश्मा पहन लिया है अब। वाह, अब मुझे और लग रहा है कि वीडियो कैमरा यहाँ पे होना चाहिए। खत्म होने के साथ बाबा चश्मा पहन लेते हैं। चलिए अगले एपिसोड में मुलाकात होगी ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। हो, जय हो।